आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी जो है उसके बारे में हम लोग अपनी समझ जो है उसको विकसित कर रहे हैं। और हमने लास्ट क्लास में कुछ बेहतरीन आपके सामने अवधारणाएं जो थी, कंसेप्ट जो थे, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए थे और उस तरीके से वो कोशिश के साथ में कि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें आपको समझ में भी आ गई होंगी। एक बार फिर मैं आज आपके सामने यहां पर उपस्थित हूं, उससे अगली कड़ी में, उससे अगली सीरीज में। और आज फिर एक बार बहुत बेहतरीन कंसेप्ट जो है वो हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। लेकिन हां, जब तक आप लोग यहां पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तब तक कहीं ना कहीं ये जो सेशन है ये अधूरा ही रहेगा। तो सेशन को देखने के बाद में, समझने के बाद में और सीख जाने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। आज हम लोग यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग आज यहां पर बात करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं या जो भौतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में आज हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। और उसको किस प्रकार से यहां पर सीखेंगे उसको बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग यहां पर देखेंगे कि भाई भारत का जो भौगोलिक वर्गीकरण है, ठीक है, भौगोलिक वर्गीकरण जो है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। यानी कि अगर मैं आपसे यहां पर बोल दूं कि भाई फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया था, वर्गीकृत किया था, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो हमने इसको बच्चों 5 प्रकार से क्लासिफाइड किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर की पर्वत श्रृंखला थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि दूसरा जो है वो है उत्तर के विशाल मैदान, यानी कि जो ग्रेट प्लेन्स हैं उनके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार मैंने आपको बताया था, ये हमको आज यहां पर सीखना है, इसके बारे में हमको आज कवर करना है। उसके बाद में तटीय मैदान इनको भी हम लोग यहां पर करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर द्वीप समूह के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि क्लासेस आपके लिए बायलैंग्वेज रहेंगी, यानी कि दोनों भाषाओं में आपके सामने क्लासेस जो है उनको प्रस्तुत किया जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज जो है, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन, ऐसा हम लोग यहां पर इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहां पर बोलेंगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स हो जाएगा, उत्तर के विशाल मैदान हो जाएंगे। उसके बाद में पेनिनसुला। अब ये देखेंगे कि क्या पेनिनसुला होता है, इसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। और प्लेटू क्या होता है इसको भी हम लोग यहां पर देखेंगे। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स की चर्चा हम लोग करेंगे, तटीय मैदान जो है उनके बारे में यहां पर सीखा जाएगा, उनके बारे में यहां पर जाना जाएगा। और उसके बाद में हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि जो द्वीप समूह है उनके बारे में यहां पर चर्चा जो है वो मैं आपके साथ में करूंगा, उसमें हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। इज इट क्लियर? यहां तक की बातें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने यहां पर क्या कर लिया बच्चा? तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर ज्योग्राफी जो है इसका निर्माण कैसे हुआ, इस शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके साथ साथ में अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसका मीनिंग हमको बता दो, तो आप इसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं, यानी कि इसका मतलब अच्छे तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद में हमने यहां पर देखा था बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ जियोग्राफी, यानी कि भूगोल का वर्गीकरण जो है उसको भी हम लोगों ने यहां पर सीखा था, उसकी भी हमने यहां पर चर्चा की थी। कितने प्रकार से किया था दोस्तों? तो आप लोग को याद होगा, सबसे पहले तो हमारा कौन सा था? ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल, है ना। और उसके साथ साथ में कौन सा था? एक बोल सकते हैं कि फिजिकल, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी। यानी कि एक तो हो जाएगा आपका यहां पर भौतिक भूगोल, ठीक है, भौतिक भूगोल, और एक हो जाएगा आपका यहां पर मानव भूगोल, है ना, मानव भूगोल। इनको भी हमने देखा था। उसके बाद में आगे हमने यहां पर क्या देखा था बेटा? आगे चल के इसको हमने क्लासिफाइड किया किस में? वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि
विश्व का भूगोल जो है उसके में डिस्कशन किया था, और उसके साथ साथ में हमने डिस्कशन किया था यहां पर इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन जियोग्राफी जो है यानी कि भारत का भूगोल जो है उसको हमने यहां पर डिस्कशन कर लिया था। और जब हम लोगों ने यहां पर इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था, इंडियन ज्योग्राफी के स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमने सबसे पहले चर्चा करी थी पाठ्यक्रम की कि आपका सिलेबस क्या होगा, और सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट आया था बेटा, वो क्या आया था, वो आया था यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया, है ना। यानी कि भारत के बारे में सामान्य जानकारी जो है, सामान्य जानकारी उनको हम लोग यहां पर डिस्कस कर चुके थे, उनके बारे में हम लोग यहां पर जान चुके थे। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको समझ में भी आ गई होंगी। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, पूर्व से लेकर पश्चिम की दूरी कितनी है, उत्तर से लेकर दक्षिण की दूरी कितनी होती है, कितने राज्य हैं, कितनी तटरेखा लंबी है, कौन कौन से राज्य तटरेखा हैं, कौन कौन से दूसरे देशों से सीमा साझा करते हैं, हमारे राज्य हैं, कौन से देश हमसे सीमा साझा करते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग यहां पर सीख चुके थे, उनके बारे में हम लोग यहां पर जान चुके थे। दूसरा जो यहां पर टॉपिक था बेटा हमारा, वो था क्या, वो था हमारा यहां पर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भौगोलिक विशेषताएं जो हैं, भारत की भौगोलिक विशेषताएं जो हैं, इनको हम लोग यहां पर सीखेंगे, इनको हम लोग यहां पर आज डिस्कस करेंगे, इनके बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे। इसको बात को आप लोग को यहां पर ध्यान रखनी है, इस बात की आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहां पर अपने में नोट डाउन करते जाना। देखो जो पढ़ाता चल रहा हूं वो पढ़ते जाना है, आपको लिखते जाना है, दिक्कत आ जाएगी नहीं तो फिर ध्यान रखना। चलिए अब आगे की कहानी, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में भी हम लोग देख रहे हैं यहां पर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, यानी कि जो भौतिक विशेषताएं हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, उनके बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है। कल जब हम भारत के बारे में सीख रहे थे, भारत के बारे में हम जब जान रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ डायवर्सिटी, यानी कि भारत जो है वो विविधताओं की भूमि है। और विविधता अगर हम लोग यहां पर धर्म के आधार पर देखें, जाति के आधार पर देखें, संस्कृति के आधार पर देखें, और इसके साथ साथ में जो भारत की अवस्थिति है, भारत की जो भौगोलिक दशाएं हैं, उसमें भी आपको विविधताएं देखने को मिलती हैं। कहीं तो इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आपको उत्तर भारत में देखने को मिलती है, कहां आप देखेंगे तो इस दुनिया में अरावली रेंजेस आपको यहां भारत में देखने को मिलेगी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मतलब एक बहुत बड़ा मैं बोल सकता हूं कि डाइवर्सिफाइड जो क्षेत्र जो है वो भारत के पास में है। हमारा भारत ऐसा है जहां पर माइनस में भी आपको टेम्परेचर मिलता है, और हमारा भारत ऐसा भी क्षेत्र है जहां पर आपको गर्मी जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। एक बहुत सामान्य भाषाओं में आपका मैं सामने आपके ये जो शब्द है ये प्रयोग कर रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजिली यहां पर क्लियर हो जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट और डिस्कशन। फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, process and the stage of development. The land of India exhibits great physical variations. Geologically, the Peninsular Plateau constitutes one of the ancient land masses and the most stable and land blocks on the earth's surface. सवाल यह है कि हम जब बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत की जो वर्तमान की स्थिति है उसका निर्माण हुआ कैसे, वो बना कैसे, कैसे, तो यहां पर क्या यह हमेशा से ऐसा था, क्या हमेशा से यहां पर हिमालय की स्थिति थी, या अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा कौन सा है, तो वो कौन सा होगा। तो वो सारी चीजें जो हैं वो हम लोग यहां पर अभी डिस्कस करेंगे, यानी कि किसी क्षेत्र की भौतिक संरचना, उसकी प्रक्रिया, विकास के चरण का क्या होती है, परिणाम है। और भारत की भूमि महान भौतिक विविधताओं, मैंने आपको बताया था, महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है। वैज्ञानिक रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीन भूभाग और सबसे स्थिर भूमि ब्लॉकों में से एक है, सबसे स्थिर
मोस्ट स्टेबल, वाई, ऐसा क्यों है, आगे जानेंगे, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में हम यहां पर देखेंगे कि पेनिनसुलर जो है उसकी कहानी एक्चुअली में है क्या। तो एक चीज तो आपके सामने बहुत क्लियर हो गई कि अगर आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि भाई भारत का वर्गीकरण करो या भारत का भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण करो, तो आप लोग इजीली कर दोगे भाई कि हां सर, हम भारत को 5 प्रकार से बांट सकते हैं भौगोलिक आधार पर, 5 प्रकार से। ठीक है, सो द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स, यानी कि भारत की भौतिक विशेषताओं को निम्नलिखित भौतिक प्रभावों के तहत क्या किया जा सकता है बच्चों, वर्गीकृत किया जा सकता है। और वो कौन कौन सा वर्गीकरण है? सबसे पहले हम चलेंगे नॉर्थ इंडिया में, और जैसे ही आप नॉर्थ इंडिया में पहुंचेंगे तो वहां पर आप देखेंगे द हिमालयाज, नॉर्दर्न माउंटेन्स, द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है बेटा, द इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर के विशाल मैदान, सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन है। उसके बाद तीसरी बात करें तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर कोस्टल प्लेन्स, उसके बाद आप देखेंगे तो पेनिनसुलर इंडिया, और उसके बाद में आप देखेंगे तो आइलैंड्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर आई हैव अ डाउट, क्या अभी पिछले टाइम जब आप बता रहे थे, कल भी आपने जब कक्षा ली थी, आज जब आप बता रहे थे, तो आपने बताया था कि हम इसको 5 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन फिर आप यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो सर हमको तो यहां पर 6 देखने को मिल रहे, तो छठवां कौन सा है फिर, और यो अगर है तो वो क्यों इसमें शामिल है? ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। ये जो आप देख रहे हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल की यहां पर जो चर्चा की जा रही है, बेसिकली जब हम लोग यहां पर नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स को जब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, तो ये जो डेजर्ट है इसको इसी में इंक्लूड किया जाता है सामान्यतः, ठीक है, जनरली। लेकिन यहां पर आपकी समझ जो है वो प्रॉपर विकसित हो सके, इसीलिए मैंने यहां पर डेजर्ट को क्या कर दिया है, अलग से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, क्योंकि कभी ना कभी तो भाई आपने घग्गर का नाम तो सुना होगा, आपने हाकरा का नाम तो सुना होगा, आपने सरस्वती नदी का नाम तो सुना ही होगा, है ना। ठीक है, कालांतर में ये नदियां सूख गई, लेकिन फिर भी उनका महत्व तो है, उनका महत्व तो रहेगा। यस और नो? तो अगर मेनली आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको 5 प्रकार से क्लासिफाइड करेंगे, और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताना चाहते हैं तो आप इसके बारे में भी यहां पर क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि सर मैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट को भी यहां पर बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। यह बात आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी, यह बात को आपको जानकारी होनी चाहिए, यह बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई, जो पॉइंट मैंने आपको समझाए, जिन बिंदुओं पे मैंने आपके साथ चर्चा करी, उन बिंदुओं को उठा के मैंने आपके सामने एज अ पिक्चर यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है, एज अ पिक्चर। ट्रांस हिमालय, हिमालय, द नॉर्दर्न प्लेन्स, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इंडियन डेजर्ट, और उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और उसके साथ साथ में आप देखेंगे तो हिमालयंस। क्योंकि हिमालय जो है ना, हिमालय का आप देखते हैं शेप जो है वो कुछ इस प्रकार से है, चंद्राकार है इसका शेप, और इसके उत्पत्ति के लिए सिद्धांत भी हैं जिनके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो जो हमने यहां पर इन सारी चीजों को सीखा था, उन चीजों को मैंने एज अ पिक्चर आपके सामने यहां पर क्लासिफाइड करने की, वर्गीकृत करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जो मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको पढ़ाऊं, जो मैं आपको समझाऊं, वो आपको ईजिली समझ में भी आ जाए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप लोग नोट डाउन कर लो। आगे चलो जरा। अब ये हमारे सामने दुनिया है, ग्लोब है, पृथ्वी है हमारी, और इस पृथ्वी के इस टुकड़े को निकालकर मैंने यहां पर आपके सामने ये प्रेजेंट कर दिया।
ये जो पूरी पृथ्वी थी इसको मैंने यहां से ऐसे निकाला और निकालने के बाद में मैंने इसको यहां पर सेट कर दिया। तो आप जिस भारत को देखते हैं ना, आप जिस भारत को देखते हैं, शायद मैंने आपको दिखाया भी हो, इसमें इसमें आया नहीं है शायद, ठीक है। तो आप जिस भारत को देखते हो ना, एक नॉर्मल सा जो आपका भारत होता है, जम्मू कश्मीर से लेकर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, अगर आप इसको भौगोलिक आधार पर देखेंगे तो वो जो आपके भारत का नक्शा जो है, फिजिकल मैप जो है, वो लगभग लगभग कुछ ऐसा है। ये है आपका भारत, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गई आपको। यहां पर आप देखेंगे तो ये हिमालय आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप नॉर्दर्न प्लेन्स देखेंगे, यहां पर आप डेजर्ट देखेंगे, ये पेनिनसुलर प्लेटू है, ये वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिल जाएगा, ये आप देखेंगे तो यहां पर लक्षद्वीप आपको देखने को मिलेगा, यहां पर अंडमान निकोबार आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक करके हम इन सारी चीजों के बारे में यहां पर जानेंगे, उनके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर, चलो समझ में आ रहा है ना सब कुछ, सब कुछ समझ में आ रहा है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ सीखेंगे और यहीं से सीखेंगे, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो तो चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं हिमालय की सैर पर। आज हम लोग चलने वाले हैं हिमालय, सब लोग तैयार हो जाओ। आज मैं आपको यहां पर हिमालय की सैर कराने के लिए ले जा रहा हूं, और क्या क्या यहां पर स्पेशलिटी है, क्या क्या यहां पर विशेषता है, उन सब के बारे में हम लोग यहां पर सीखेंगे, उन सब के बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे। इस बात को आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। आओ जरा, जब हम लोग यहां पर इस नक्शे की बात करते हैं, इस मानचित्र की बात करते हैं, इस मैप की बात करते हैं, तो दो प्रकार से मैंने आपके सामने इसको यहां पर प्रेजेंट किया है। क्या जरूरत पड़ गई, दो प्रकार से क्यों जरूरत प्रेजेंट किया आपने, एक ही प्रकार से कर देते। हम पे इतना सारा डेटा है, वही कवर नहीं हो रहा, आप इसको दो प्रकार से कर दे रहे हो, कोई बात नहीं। आओ जरा देखो तो, ये जो वर्गीकरण मैंने आपके सामने किया है ना बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इस मैप में स्पेशली मैंने आपके लिए यहां पर जो माउंटेन्स रीजन जो है, पर्वतीय क्षेत्र जो है, उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए। जैसे ये यहां पर हिमालय हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट की हिल्स हो गई, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां हो गई। यहां पर आप देखेंगे अरावली, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में आप देखेंगे विंध्याचल, उसके बाद में सतपुड़ा, उसके बाद में वेस्टर्न घाट, उसके बाद में आप देखेंगे ईस्टर्न घाट। तो उन सारी चीजों को आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। उसके बाद में जब यहां पर आएंगे तो इसमें बाकायदा आपका जो नदियों का प्रवाह जो है, नदियों के बहने की दिशा जो है, उसको भी मैंने यहां पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। आप लोगों ने कभी अगर नक्शा देखा हो, अगर आप लोगों ने कभी मैप को देखा हो, तो आप देखते होंगे कि ये जो द्वीप के आसपास का या किसी देश के आसपास का जो जल होता है, वो कम हल्का होता है, कम हल्का नीला होता है, और जब उससे दूर जाएंगे आप तो वो आपको गहरा नीला देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर समुद्र का जल जो होता है वो उथला होता है। उथला होता है मतलब बेटा यहां पर गहराई जो होती है वो कम होती है। अच्छा, कम क्यों होती है? कम होने का कारण यहां पर क्या है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है उसको इन किनारों पर क्या कर दिया जाता है, उसको यहां पर डिपॉजिट कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है, और जमने के कारण जो क्षेत्र है वो क्या होता है, वो आगे बढ़ जाता है, और गहराई जो होती है वो क्या हो जाती है बच्चों, वो कम हो जाती है। ये बात भी आपको यहां ध्यान रखनी होगी, इसके बारे में आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब क्या क्या हमारे पास में यहां पर डिस्कशन का मुद्दा है, क्या क्या हमारा डिस्कशन का यहां पर मामला है, सुनो जरा। सबसे पहले जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय का भूवैज्ञानिक गठन कैसे हुआ। पहले तो सर हमको यही पता होना चाहिए, इसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या हमारा भारत जो आज हम यहां पर देखते हैं, आज हम जिस भारत को जिस कंडीशन में देखते हैं, जिस परिस्थिति में देखते हैं, क्या हमारा भारत शुरुआत से ही ऐसा है या फिर इसका निर्माण अब कुछ हजार साल पहले हुआ है? इसके बारे में भी मेरा जो भ्रम है उसको दूर करने की कोशिश करें, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, यानी कि जो हिमालय का पर्वत जो है उसका वर्गीकरण क्या होगा, क्लासिफिकेशन क्या होगा, और अगर वर्गीकरण करेंगे तो क्या क्या आएगा। ट्रांस हिमालय,
द ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक और आउटर हिमालय, और इसके साथ साथ में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज। गजब ही हो गया, मतलब इतना सारा वर्गीकरण सर आप इन 2 दिनों में करा चुके हो, इतना तो पता नहीं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। भूगोल में इतना वर्गीकरण, पहले आपने भूगोल का वर्गीकरण किया, उसके बाद में आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का वर्गीकरण किया, फिर उसके बाद में यहां पर आपने भारत की जो खुद दशा है उसका वर्गीकरण किया, फिर उसमें जो पहला पार्ट है नॉर्दर्न माउंटेन, फिर उसका वर्गीकरण किया, और उसका वर्गीकरण भी आप 2 प्रकार से कर रहे हो, एक तो आपने इस प्रकार से कर दिया, एक आपने इस प्रकार से कर दिया। कमाल ही हो गया, मतलब इतने वर्गीकरण कौन कराता है? मैं। क्योंकि परीक्षा जो है वो अब वो दिन नहीं रहे बेटा, अब जो चीजें हैं उसके लिए आपको अथक प्रयास करने होंगे और सशक्त प्रयास करने होंगे। मजबूत इरादे और मजबूत मेहनत जब आपके पास में होगी तभी आप एग्जाम क्लियर होगा बेटा, ध्यान रखना, नहीं तो हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है ना। चलो एक तो क्या बताऊं तुमको, चलो ठीक है। चलो तो हिमालय पर्वत का वर्गीकरण, हिमालय पर्वत का वर्गीकरण, सबसे पहले बेटा क्या आएगा? सबसे पहले हमारे पास में आएगा यहां पर ट्रांस हिमालय, उसके बाद में ग्रेटर हिमालय, उसके बाद में लेसर हिमालय, और उसके बाद में शिवालिक। ठीक है सर, ये बात सारी बात मैंने मान ली, आपकी सारी बातों को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सबसे पहले कि इसका निर्माण जो था वो कैसे हुआ। इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? आप वर्गीकरण पे वर्गीकरण किए जा रहे हो, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ये कौन बताएगा मुझे? ये कौन बताएगा मुझे? मैं। सुनो जरा, इधर आओ। ओरिजिन ऑफ द हिमालयस, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति जो है उसको अब हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं, उसको अब हम लोग यहां पर जानने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी। हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स, देखिए जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो उसमें टाइप ऑफ माउंटेन्स होते हैं, टाइप ऑफ माउंटेन यानी कि पर्वतों के प्रकार, और उसी में से एक प्रकार जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है यहां पर फोल्ड माउंटेन। अब ये फोल्ड क्यों है, मुड़ा हुआ क्यों है, वलित क्यों है, ये बताऊंगा मैं आपको, समझाऊंगा अभी आपको। इट इज अ कॉम्प्लेक्स माउंटेन सिस्टम हैविंग रॉक्स फ्रॉम द प्री कैम्ब्रियन एंड एओसिन पीरियड्स। बहुत प्राचीन काल की चट्टानों से बना हुआ ये हमारे पास में क्षेत्र है, एंड मोस्टली फ्रॉम द सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इसके साथ साथ में इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू इंटेंस फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। ओ ओ ओ, ये क्या हुआ? मतलब सर ठीक है, आप ये सारी बातें तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा सा इसको इजीली समझा दो ना। बिल्कुल समझाता हूं। हिमालय एक युवा, युवा बोल दूं या मैं आपसे नवीन वलित पर्वत कह दूं? अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, बिना कुछ सोचे समझे आप हिमालय वाला जो गोला हो उसको फिल कर देना, सही हो जाएगा। पहली बात, जटिल पर्वत प्रणाली है जिसमें प्री कैम्ब्रियन और इयोसिन काल की चट्टानें जो हैं वो इसमें आपको देखने को मिलती हैं, ज्यादातर अवसादी सेडिमेंट्री, ठीक है, और कायांतरित चट्टानें। अब ये क्या होती है रॉक्स? ये वाली चट्टानें सर कौन सी होती हैं? अवसाद का मतलब क्या होता है? जैसे मनुष्य किसी अवसाद में चला जाता है ना, अवसाद, झड़ जाती है मतलब, ठीक है, तो वो जम जाएगा, तो अवसाद बन जम जाएगा उसका। ठीक है, जैसे मान लो ये बोर्ड होता और मैं चौक से लिख रहा होता और इसको ऐसे 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 करूंगा तो वो नीचे जाके क्या हो जाएगा? जम जाएगी, अवसाद हो जाएगा। ठीक है, कायांतर चट्टानें, किसी एक चट्टान को रूप बदल के दूसरा चट्टान बना दिया जाए, है ना, संगमरमर। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, क्लियर। और इंटेंस फोल्डिंग और फॉल्टिंग, फोल्डिंग मतलब मुड़ा हुआ, फॉल्ट, फॉल्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो है वो हमको यहां पर समझना होगा, इन दोनों पॉइंटों के बारे में हमको यहां पर जानना होगा। चलो, मुझे लगता है कि यहां तक की सारी बातें आपकी क्लियर होंगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना? यस और नो?
ठीक है, आओ जरा मेरे साथ। सो देयर आर टू मेन थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ हिमालयाज, द जियोसिंक्लाइन ओरिजिन एंड द प्लेट टेक्टोनिक ओरिजिन ऑफ द हिमालयाज। यानी कि जब हम लोग यहां पर हिमालय की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं, हिमालय के ओरिजिन के बारे में जो डिस्कशन करते हैं, सो वी हैव टू थ्योरीज, हमारे पास दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत जो है उसको हम यहां पर बोलेंगे क्या, जियोसिंक्लन उत्पत्ति, और दूसरा जो है वो है यहां पर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसके बारे में हम लोग यहां पर सीखेंगे। और ये होता क्या है जियोसिंक्लन, सुनो जरा। मान लीजिए कि यहां पर कोई जल क्षेत्र था, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि कोई ऐसी एक बॉडी थी, ठीक है, कैसी कोई बॉडी थी, और उस बॉडी में यहां पर क्या था बेटा, उस बॉडी में यहां पर मतलब वाटर बॉडी है ये। तुम बोलोगे ऐसी कैसी बॉडी होती है सर, मैं वाटर बॉडी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये मान लो ये कोई बॉडी है, वाटर बॉडी है, और इसमें जल है, ठीक है। अब यहीं पर भौगोलिक परिवर्तनों के कारण चट्टानों का आपस में भ्रंशन होकर वहां पर अवसाद के रूप में जम जाना। मान लो कि एक चट्टान यहां पर थी और एक चट्टान यहां पर थी, दोनों चट्टानें भौगोलिक परिवर्तन आए, और परिवर्तन होने के कारण यहां पर क्या हुआ कि इनमें भ्रंशन हुआ, और भ्रंशन होने के कारण इनके जो तत्व थे वो इस क्षेत्र में यहां पर क्या हो गए, वो इस क्षेत्र में यहां पर समाल हो गए, और धीरे धीरे ये जो वाटर बॉडी थी यानी कि जो जल क्षेत्र जो था ये क्या हो गया, ये विलुप्त हो गया, और ये इसने पूरा शेप जो था वो किसने ले लिया, वो यहां पर चट्टान का ही ले लिया। तो एक तो ये जियोसिंक्लाइन थ्योरी हो गई। उसके बाद में दूसरा जो है बेटा वो क्या है, वो है यहां पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर का आपने नाम सुना होगा, है ना। उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये हमको समझाने की कोशिश करी कि भाई जो पृथ्वी आज आप देख रहे हैं, जिस पृथ्वी यानी कि जिस अर्थ की आज आप यहां पर बात कर रहे हैं ना, ये इसका जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप यानी कि जो इसका करेंट स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा था ही नहीं। इन्होंने ये बताया कि जो पृथ्वी थी वो कुछ इस प्रकार से थी, ठीक है, और ये जो है एक बहुत बड़े जल समूह में थी। इसका नाम हुआ करता था क्या, इसका नाम हुआ करता था बेटा पैंजिया। इसको क्या बोलते थे, इसको पैंजिया बोला जाता था, है ना, पैंजिया। और ये जो जल क्षेत्र था, ये जो जल क्षेत्र आप यहां पर देख पा रहे हैं ना, ये जल क्षेत्र जो था इसको बोलते हैं क्या, पैंथालासा। इसको क्या बोलते हैं, पैंथालासा, ठीक है, लिख देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये पैंथालासा था और ये अंदर वाली बात क्या थी, ये थी आपकी पैंजिया, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर अंतर्जात और बहिर्जात बल जो है वो काम करते हैं, यानी कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं वो यहां पर काम करते हैं। और जब ये फोर्सेस यहां पर काम करते हैं तो जो तरंगे जो होती हैं वो एक दूसरी गति में क्या करती है, प्रवाह करती है, चलना स्टार्ट कर देती है एक दूसरी दिशा में। और कुछ ऐसा ही यहां पर पृथ्वी के यानी कि पैंजिया के साथ में हुआ। जैसे ही यहां पर अंदर से बल लगा, और बल लगने के कारण यहां पर क्या हुआ कि इस पैंजिया के बहुत सारे टुकड़े जो थे वो यहां पर हो गए, और उन टुकड़ों को हम लोगों ने क्या रूप दिया, उन टुकड़ों को हमने बोला कि भाई ये तो प्लेट है। और प्लेटें भी ऐसी नहीं 1 2 3 4 7 तो बड़ी प्लेटें, और उसके साथ साथ में छोटी छोटी प्लेटें, वो भी यहां पर बहुत सारी है। समझ में आता गया आपको। अच्छा, एक तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरी बात आप यहां पर देखेंगे, मान लो कि एक तो ये क्षेत्र है हमारे पास में, ठीक है, और एक हमारे पास में मान लो कोई वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी यहां लीजिए, ये एक क्षेत्र है, क्योंकि जब आप यहां पर विश्व का नक्शा पढ़ोगे, वर्ल्ड का मैप जब आप पढ़ोगे तो आप क्या देखते हो बेटा, आप देखोगे कि यहां पर जैसे हमारे पास में इंडिया है
और इंडिया के बाद में यहां पर क्या है, यहां पर अरब सागर है, अरब सागर है। तो आपने ये पढ़ा होगा कॉन्टिनेंटल प्लेट, यस और नो, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, ये भी आपने पढ़ा होगा। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में पूरी, कौन सी डेंसिटी ज्यादा होती है, क्यों डेंसिटी ज्यादा होती है। फिलहाल हमको उसमें नहीं जाना है, फिलहाल हमको यहां जो हिमालय की कहानी है उसको सीखना है। तो बेटा हुआ कि एग्जाम्पल के लिए सुनो जरा, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि हमारे पास में ये, मैंने आपको बताया कि ये मान लेते हैं कि पृथ्वी की सरफेस है, ये मान लेते हैं कि पृथ्वी की सरफेस है, ठीक है। अब जब इसमें से अंदर से फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है फोर्सेस तो काम करेंगी, तो जब इसमें अंदर से फोर्स लगेगा तो आप क्या देखते हैं, फोर्स लगने के कारण ये इस प्रकार से टूट जाएगा, ठीक है, फोर्सेस लगे इसमें। अब जब फोर्सेस लगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या होगा बेटा, इसमें इस प्रकार से हमने इसको, ये प्लेटें जो थी उनका निर्माण यहां पर हो जाएगा। ये प्लेटें बन गई बहुत सारी, मतलब 7 तो बड़ी प्लेटें हैं हमारे पास में, उसके साथ में बहुत छोटी छोटी प्लेटें में हैं। अच्छा, अब इन कागज के टुकड़ों को यानी कि इन प्लेटों को अगर मैं किसी पानी के बर्तन में घुमाने की कोशिश करूं, है ना, पानी के बर्तन में घुमाने की क्या करूं, कोशिश करूं, और क्योंकि पृथ्वी घूमती है, ठीक है, तो आपने क्या किया, इन कागज के टुकड़ों को उस पानी के बर्तन में डाल दिया और उसको थोड़ा सा घुमा दिया, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो कागज के टुकड़े हैं ये एक दूसरे से या तो नजदीक जा रहे होंगे या फिर क्या हो रहे होंगे, या फिर ये दूर हो रहे होंगे, ये फिर या क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे होंगे। इसको, इसी को यहां पर क्या बोला गया, इसी को यहां पर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो यहां पर बोली गई है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये अफ्रीका आपके सामने एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की थ्योरी भी यहां पर काम करती है, ध्यान रखिएगा, बताऊंगा मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, है ना। अब आप बोलोगे सर आप हर चीज पे यही कह दे रहे हो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी बताऊंगा, वो इसलिए बेटा जी क्योंकि अभी हमको एक कंसेप्ट जो है वो मजबूत करने हैं। अभी जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो केवल इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां पर अगर वर्ल्ड की बात करेंगे, उन सिद्धांतों की बात करेंगे तो केवल उन्हीं की बात करेंगे, नहीं तो चीजें बहुत लंबी चली जाएंगी ना। और हमको क्या करना है, हमको ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है कम से कम समय में, क्योंकि ये हमारा कंसेप्ट बूस्टर सीरीज है। समझ गए बात को, इधर आओ। तो आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से ये पूरा जो टुकड़ा था, अच्छा ये पता कैसे चला कि ये ऐसा हुआ है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो कंडीशन आप देख रहे होंगे ना, जो कंडीशन यहां पर देखने को मिली थी जीव जंतुओं की, अवशेषों की, वही सेम कंडीशन आपको अफ्रीका में देखने को मिली। तो ये पता लगा कि भाई ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा अफ्रीका से टूटकर कहां पर भगा, ये इस दिशा की ओर भगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और एक उधर से कौन सी थी, उधर से थी एक यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और दोनों प्लेटें क्या हुई, ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा गई, कोलैप्स हो गई, यस और नो, ठीक है। तो ये बात भी बेटा आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, इसको समझने के लिए हमारे सामने ना देखो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाला जो टुकड़ा है ये अफ्रीका से टूटकर और तिब्बत दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, तिब्बत दिशा की ओर जा रहा है, और ये जो क्षेत्र है यहां पर, ये दोनों प्लेटें क्या करेंगी, ये दोनों प्लेटें आपस में क्या करेंगी, ये यहां पर टकराएंगी, और जैसे ही यहां पर टकराएंगी तो फॉर्मेशन बेटा किसका हो जाता है, फॉर्मेशन हमको यहां पर हिमालय का देखने को मिलता है। फॉर्मेशन जो है हमको क्या मिलता है, यहां पर हिमालय का देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये देखेंगे आप एशिया, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया, ये आप देखेंगे इंडिया। तो इसी तरीके से हम लोग यहां पर हिमालय की फॉर्मेशन की जो कंडीशन है, हिमालय के फॉर्मेशन की जो परिस्थिति है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आप देख रहे होंगे यहां पर, ठीक है, तो यानी कि जो बोल सकते हैं कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे कि जब दो प्लेटें, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो थी, उनके आपस में टकराव हुआ, और उनके टकराने के कारण यहां पर किसकी होती है, किसकी उत्पत्ति होती है, दो बेटा यहां पर हिमालय की उत्पत्ति जो है वो हमको यहां पर देखने को मिलती है। क्लास के अंत में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बार इन सारी चीजों को स्ट्रक्चर यानी कि उनको प्ले करके भी मैं आपको दिखाऊं, ताकि और ज्यादा इसको क्या कर सकें, और ज्यादा हम इसको इंटरेस्टिंग बना सकें, क्योंकि जब तक हम विजुलाइज नहीं करेंगे ना उन सारी चीजों को, तब तक कहानी कहीं ना कहीं बेटा अधूरी रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, मान लेते हैं, अब अगर मान लो कि एक प्लेट मेरे सामने ये है, एक प्लेट मेरे सामने ये है, ठीक है, और एक दूसरी प्लेट मान लो मेरे सामने ये है। ये दोनों प्लेटें अगर मान लो आपस में टकराती हैं, दोनों प्लेटें अगर मान लो आपस में टकराती हैं, तो यहां पर क्या होगा बेटा,
आपने हमेशा देखा होगा कि जो हल्की वाली प्लेट होती है वो क्या चली जाएगी, वो तो चली जाएगी ऊपर, और जो भारी वाली प्लेट होगी वो क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये दो मेरे पास में, ये दो प्लेटें हैं, जैसे ही इन दोनों में यहां पर टकराव होगा तो ये क्या होगा, देखो जरा, ये देखो, जैसे हल्की कोई प्लेट होगी तो वो क्या करेगी, ऊपर जाएगी, और वो ऊपर जाएगी तो क्या करेगी, नीचे जाएगी, और जैसे ही नीचे जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इस प्रकार से हिमालय का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। और आज भी हम देखते हैं, आज भी हम लोग यहां पर देखते हैं कि हिमालय की जो हाइट है वो इंक्रीज होती जा रही है। रिसेंटली जब हम पढ़ते थे तो 8,848 मीटर थी, अभी जो नई रिसर्च आई है, नई खोज जो आई है, उसके अकॉर्डिंग 8,850 मीटर हाइट हो गई है उसकी। नवीन वलित पर्वत है। वलित का मतलब क्या होता है, वलय पड़ जाना, मुड़ जाना, मुड़ जाना, ठीक है, इस प्रकार से। ये समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन जो है वो हिमालय को बोला जाता है। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, इस बात की आपको जानकारी होना चाहिए। तो बेटा पहली थ्योरी कौन सी थी, वो थी यहां पर जियोसिंक्लाइन थ्योरी। और उसका मतलब क्या होता है कि जब किसी जल क्षेत्र में अवसाद जमा हो जाते हैं तो वहां पर किसी माउंटेन की उत्पत्ति होती है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी, जिसको सबसे पहले ब्रिटेन जर्मन के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यहां पर प्रतिपादित किया, और उसी से संबंधित सिद्धांत जो था वो हिमालय के लिए यहां पर लागू किया, ठीक है, 1916 के आसपास। उसके बाद में आप देखें तो हमारे पास में आती है प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। और इन दोनों ही सिद्धांतों के आधार पर यह माना जाता है कि हिमालय जो है उसका निर्माण हुआ है। अब दिमाग में एक सवाल और आएगा, सर आप जब जियोसिंक्लाइन थ्योरी की आप चर्चा कर रहे थे, जब आप उसकी बात कर रहे थे, तो आपने बताया था कि कोई जल क्षेत्र था, वहां पर उसमें अवसाद जमा हो गए, वो जल क्षेत्र विलुप्त हो गया, तो क्या जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो क्या वहां पर भी कोई जल क्षेत्र था? तो जवाब क्या होगा, जवाब होगा हाँ, वहां पर भी जल क्षेत्र था। और वो कौन सा जल क्षेत्र था, तो आपको बताना है टेथिस सागर। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व वहां पर जो सागर स्थित था बच्चों, उसका नाम क्या था, उसका नाम था टेथिस सागर। और हिमालय के निर्माण होने से आज हम देखते हैं कि उस टेथिस सागर का अस्तित्व जो है वो क्या हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखा आपने गांव के एरियाज में आपने देखा होगा कि कई बार गड्ढे हो जाते सड़कों पर, है ना, और कोई मान लो कोई शादी है, कोई फेस्टिवल है, या कोई कोई विधायक आपके मान लीजिए आ रहा है, तो क्या करते हैं, उन गड्ढों को भर दिया जाता है। और उन गड्ढों को कैसे भरते हैं, उन गड्ढों को भरते हैं हम मिट्टी डालकर, मिट्टी डालकर उन गड्ढों को भर दिया जाता है। तो जो जल था, जल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मिट्टी उसमें क्या हो जाती है, समा जाती है। तो इसी प्रकार से जब टेथिस सागर वहां पर रहा होगा और ये चट्टानों की प्रक्रिया चल रही होगी, तो इनके भ्रंशन से जो अवसाद वहां पर गिरे होंगे वो उसमें जाकर जम गए होंगे, और जमने के कारण यहां पर टेथिस सागर था वो क्या हो गया, वो यहां पर विलुप्त हो गया, और उसके स्थान पर यहां पर हिमालय की उत्पत्ति जो है वो हमको देखने को मिलती है। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, इस बात की आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आ गई सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो भी पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, जो भी बिंदु मैं आपको समझा रहा हूं, इन सारे बिंदुओं को आपको नोट डाउन करते जाना है। इनसे रिलेटेड जो PYQs हैं, इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं, इनको भी आपको कवर करना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से एग्जाम में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, आओ जरा मेरे साथ। तो यहां तक की तो सारी कहानी जो है वो आपको यहां पर इजीली समझ में आ गई होगी। इंडियन प्लेट रेडी टू कोलाइड विद द यूरेशियन प्लेट, यानी कि ये जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ में टकराने के लिए क्या है, तैयार है। और यहीं पर आप देखेंगे कि जो आपके सामने टेथिस जियोसिंक्लाइन विद सेडिमेंट्स continental are formed due to volcanism, sediments accumulating to form exploratory wedge and folding of the existing landform, यानी कि जो पहले से लैंडफॉर्म था उसका क्या होना, उसका फोल्ड होना। ओशियनिक प्लेट डिसअपियर्स, कॉन्टिनेंट कोलाइजन, यही बताऊंगा मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट कैन नॉट सबड्यू ब्लू 40 to 50 किलोमीटर। और उसके बाद में आप देखेंगे तो यहां पर हिमालय का निर्माण जो है वो इस प्रकार से हो जाता है। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखना।
अब जो इमेज हमारे सामने स्टार्टिंग में थी, प्रारंभ में जो इमेज थी, उसको मैंने और अच्छे से यहां पर तोड़ के आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि यहां पर पामीर नॉट है, संसार की छत, जिसे पामीर का पठार जो है उसे क्या कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार की छत जो है उसको यहां पर कहा जाता है। तो वहां से लेके यानी कि हिंदू कुश माउंटेन रेंज, कुनलुन माउंटेन्स, यानी कि वहां से लेकर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न साइड में आप देखेंगे तो यहां तक, यानी कि नामचा बरवा तक। अगर इस एरिया की बात करेंगे तो यहां पर आपको नंगा पर्वत देखने को मिलेगा, और नंगा पर्वत से लेकर आप देखेंगे तो नामचा बरवा तक आपको यहां पर हिमालय का शेप जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखें, इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, इस बात से एक पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आया सर? वो ये कि जब हम लोग यहां पर हाइट की बात करेंगे, हाइट की जब भी चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो वर्गीकरण है अलग अलग माउंटेन रेंज का, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, 8,611 मीटर, 8,611 मीटर, उसके बाद में 8,625 मीटर, 8,625 मीटर। अब ये क्या हो रहा है, मतलब माउंटेन रेंज तो एक ही है, लेकिन उसमें आप देखेंगे ऑब्वियसली बात है, कोई फ्लैट तो है नहीं कि भाई सीधा फ्लैट बन जाएगा, भ्रंशन आया ना। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये मान लीजिए एक प्लेट है और एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। जब ये प्लेट जाके इसमें टकराएगी, जब ये प्लेट इसमें जाके टकराएगी तो क्या होगा, यहां पर हिमालय का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जरूरी थोड़ी कि एक ही हिमालय का हो, एक दो का भी हो सकता है। समझ में आ गई? लेकिन उनकी हाइट सेम होगी क्या? नहीं, उनकी हाइट भी सेम नहीं होगी, उनकी हाइट भी क्या होगी, अलग अलग होगी। सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल आपको बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन आपकी समझ को विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। यस और नो? समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? बढ़िया से, एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने की हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बेटा क्या है हमारे पास में, सबसे पहले हमारे पास में है यहां पर ट्रांस हिमालय। सबसे पहले बेटा क्या है हमारे पास में, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। The Trans Himalayas are about 40 किलोमीटर wide. They contain the Tethys sediments. मैंने बताया आपको, टेथिस सेडिमेंट यानी कि टेथिस सागर के जो अवसाद हैं वो यहां पर शामिल है। इसका मतलब कि ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले का क्षेत्र रहा होगा। हिमालय की उत्पत्ति से पहले का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, वो यहां पर ट्रांस हिमालय है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, द रॉक ऑफ दिस रीजन कंटेन फॉसिल्स बियरिंग मैरीन सेडिमेंट्स विच आर अंडरलेन बाय टर्शियरी ग्रेनाइट। साफ साफ यानी कि यहां पर इन चट्टानों में जो हमको अवशेष मिल रहे हैं वो हम लोग बोल सकते हैं कि समुद्री तलछट वाले जो जीवाश्म हैं वो हमको यहां पर देखने को मिलते हैं, जो तृतीयक ग्रेनाइट के नीचे हैं। इसमें आंशिक रूप से तलछट का रूपांतर है और यह हिमालय अक्षी के मूल का गठन करता है, यानी कि इट हैज पार्शियली मेटाफॉर्मोज्ड सेडिमेंट्स and constitutes the core of the Himalayan axial. मूल, हिमालय की उत्पत्ति से पहले का क्षेत्र जो है वो कौन सा है, वो ट्रांस हिमालय है। और यहीं पर टेथिस सागर के जो अवशेष हैं, जीवाश्म जो है, समुद्री तलछट जो है, यानी कि इस बात से हमको ये तो अंदाजा लग गया कि भाई साहब यहां पर सच में कहीं ना कहीं टेथिस था। तो ये बात तो सही है, इसको तो हम नकार नहीं सकते, इसको तो हम नकार नहीं सकते, है ना बच्चों? चलिए, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो जरा, उसके बाद
द ग्रेटर हिमालय, यानी कि अब हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं वृहत हिमालय। किसके बारे में बेटा? वृहत हिमालय के बारे में। ठीक है, वृहत हिमालय। अच्छा ध्यान रखिएगा, जैसे अगर मैं आपके सामने यहां पर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट का समय जरा मुझे दे दो आप लोग। ठीक है, देखो जरा, ट्रांस हिमालय मान एग्जाम्पल के लिए, उसके बाद आप देखेंगे तो, उसके बाद देखेंगे तो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक रेंजेस। भैया आपके भारत में ग्रेट हिमालय है ही नहीं, वृहत हिमालय हमारे भारत में है ही नहीं। हम लोग यहां पर जो लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय है और जो शिवालिक रेंज है उनकी चर्चा हम लोग यहां पर करते हैं, वो हमारे भारत में। अब जब चले जाते हो ना, आप हरिद्वार चले जाते हो तो वहां पर आप शिवालिक रेंजेस में घूम रहे होते हो, और शिवालिक रेंजेस जो हैं उनको हम लोग यहां पर आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं, बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं, या फिर इनको फुट हिल्स ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। फुट हिल्स यानी कि जो हिमालय है उसके पद बोल सकते हैं कि उसके पैर जो है वो हम यहां पर शिवालिक रेंजेस को बोलते हैं। सबसे नीचे आपको ये देखने को मिलती है, इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखें तो जब हम वृहत हिमालय की यहां पर चर्चा करेंगे बच्चों, इसके साथ साथ में आपने सुना होगा काराकोरम, काराकोरम श्रेणी है ना, उसके साथ साथ में लद्दाख श्रेणी, उसके साथ साथ में जास्कर श्रेणी, काराकोरम, काराकोरम रेंज है ना, इसको क्या बोलेंगे? लद्दाख रेंज। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी जांस्कर रेंज श्रेणी, और ये आपको इसी ऑर्डर में याद रखनी है, इसी ऑर्डर में, सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जास्कर, ऐसे ही आपको याद रखनी है। ये भी हो सकता है आपसे पूछा जाए कि भाई उत्तर से दक्षिण की ओर इसको सेट करो, या दक्षिण से उत्तर की ओर सेट करो, या क्रमानुसार उनको सेट करो, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सबसे पहले आएगी, कौन सबसे बाद में आएगी, इसके बारे में भी आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, सी द मेन सेंट्रल थ्रस्ट सेपरेट द ग्रेटर हिमालय फ्रॉम द लेसर हिमालय। अब ये क्या होता है सर, ये बता दो जरा। देखो, आपने कभी आप स्विमिंग पूल गए होगे? ठीक है, कभी आप कहाँ गए होगे? कभी आप स्विमिंग पूल गए होगे। तो स्विमिंग पूल में जब आप जाते हो तो उसकी आकृति जो है वो कुछ इस प्रकार की होती है। बोलो, होती है कि नहीं? नहीं, नहीं होती क्या? बोलो जरा। अगर आप कभी स्विमिंग पूल गए हो, कभी आप स्विमिंग पूल गए हो, तो उसकी आकृति जो है वो आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, है ना, 8 फुट। ठीक है, और यहां पर जाएगा तो कम हो जाएगा, यहां पर और कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर और कम हो जाएगा, यहां पर और कम हो जाएगा, यहां पर और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हो वैसे वैसे हाइट क्या होती है? वैसे वैसे हाइट जो है वो इंक्रीज होती जाती है, हाइट इंक्रीज हो रही है, आगे बढ़ोगे हाइट इंक्रीज होगी। स्विमिंग पूल का ये आपने देखा होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर ग्रेटर हिमालय की बात करें तो ग्रेटर हिमालय जो है वो लेसर हिमालय के द्वारा एक बीच में, उनके बीच में रेंज आपको देखने को मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यहां पर हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है ये इन दोनों के बीच का गैप जो है उसको क्या करती है? उसको यहां पर निर्धारित करती है। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखना, इस बात की आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा सारी चीजें? सी, so the main central thrust separate the greater Himalaya from the lesser Himalayas, and the greater Himalayas are about 25
kilometer inward and average height above 6,100 meter. Length 2,500 kilometer from east to west and width 160 to 40 from north to south. अब ये क्या हो रहा है सर, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा बेटा। ये यहां पर ये कहना चाह रहा है कि जो आपका जो ग्रेटर हिमालय है ना, इसकी एवरेज हाइट, यानी कि मान लो कि जैसे ये है, ये मान लो ये आपका ग्रेटर हिमालय है, तो उन्होंने, हम एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज जितने भी आपके पास में नंबर्स होते हैं उन सबको जोड़ के जितने टोटल नंबर्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से मान लो इसकी 8,000 है, इसकी 7,000 है, इसकी 4,000 है, इसकी 6,000 है, इन सबको क्या किया, आपस में मिलाया और 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो एवरेज हाइट आ जाती है यहाँ पर। तो ये एवरेज हाइट जो है बेटा उसकी कितनी है, वो है यहाँ पर 6,100 मीटर। और दूसरी बात, जब लेंथ की बात करेंगे, लेंथ की बात यहां पर की जा रही है, लंबाई की बात की जा रही है, तो पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई 2,500 किलोमीटर और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की चौड़ाई जो है वो 160 से लेकर 400 किलोमीटर। सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करोगे प्लीज, मुझे समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल आएगी, सुनो जरा। अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे यार, एक बात सुनो जरा। मैंने आपको क्या बताया, मान लो कि ये ग्रेटर हिमालय की मान लो रेंज है पूरी, तो वो ये कह रहा है कि इसकी जो टोटल इसकी हाइट का जो एवरेज है ना, वो तो है भाई 6,100 मीटर। वो कितना है, 6,100 मीटर। ठीक है। दूसरा आपसे क्या कहना चाह रहा है, दूसरा आपको बताना चाह रहा है कि उत्तर से लेके दक्षिण, यानी कि वो इस मोटाई का जो एवरेज निकाल रहा है, ये नॉर्दर्न साइड है, ये क्या है, नॉर्दर्न साइड है, और ये क्या है, सदर्न साइड है। तो एक तो वो आपको बता रहा है क्या, इसकी मोटाई, कि इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, और दूसरा ये बता रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है। दूसरी क्या बता रहा है, दूसरी इसकी लंबाई बता रहा है, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर समझना होगा कि भाई इसकी जो टोटल हमारी चौड़ाई जो है वो कितनी है, 160 से लेकर 4। अब ऐसा तो है नहीं है कि एक बिल्कुल सिंपल सी पट्टी बनी होगी, नहीं, कहीं पर सकरा भी होगा, कहीं पर पतला भी होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो 160 से लेकर 400 मीटर की चौड़ाई है और 2500 किलोमीटर की क्या टोटल यहां पर लंबाई है, और हाइट का एवरेज देखा जाए तो 6,100 मीटर है। Almost all the lofty peaks of the Himalayas, Mountain Everest, Kanchenjunga, Nanga Parbat, Darshebhum, Mansalu, Dholagiri, Annapurna, Gosainatha, Nanda Devi, Kamet and Badrinath lies in this zone. जो निचला हिस्सा जो है वहां पर आपको ऐसे जो माउंटेन रेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अन्नपूर्णा, ठीक है, नेपाल वाला रीजन जो है वहां पर आपको ऐसी माउंटेन रेंजेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस बात की आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, यस और नो। चलिए आगे देखो जरा, लेसर हिमालय। लेसर हिमालय को बेटा क्या कहते हैं, लेसर हिमालय को कहा जाता है यहाँ पर लघु हिमालय। अच्छा सर, लेकिन एक बात बताओ, ये आप इतना सब कुछ बता दिए, ट्रांस हिमालय बता दिए, ग्रेटर हिमालय बता दिए, लेसर हिमालय भी आप बता रहे हो, लघु हिमालय भी आप बता रहे हो, इसमें कहीं चर्चा माउंट एवरेस्ट की नहीं आई है। मैंने आपको बताया था माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल में है, और नेपाल में उसको हम लोग यहां पर सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से। और इसी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो आप बता देना, चोमा लुंगमा। सही से बोलना एक बार, क्या बोला जाता है, चोमा लुंगमा, ये इसको यहां पर बोला जाता है। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर हिमालय नेपाल में देखने को मिलता है, भारत में नहीं है। The width of the lesser Himalaya is about 80 किलोमीटर, चौड़ाई 80 किलोमीटर, विद एन एवरेज हाइट ऑफ 1300 to 4600 मीटर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अनफॉसिलिफेरियस सेडिमेंट्स और मेटामॉर्फोज्ड क्रिस्टलाइन। द मेन रॉक are slate, limestone and quartzites,
and this region is subjected to extensive erosion due to the heavy rainfall, deforestation and urbanization. ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है आजकल हमारे लिए, सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसे कहने का कारण क्या है, सुनो जरा। मुख्य चट्टाने जो है वो स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट से हैं। अलग प्रकार का एक पत्थर जो है वो आपको देखने को मिलता है। और यह क्षेत्र भारी वर्षा, वनों की कटाई और शहरीकरण के कारण व्यापक क्षरण के अधीन है। भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप यहां पर प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति के साथ में अगर आप यहां पर उसको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी आपको क्या करे, वो भी आपको डिस्टर्ब करे। और आपने उत्तराखंड की त्रासदी का नाम तो सुना ही होगा। अंधाधुंध जो वनों की कटाई की जा रही है, अंधाधुंध जो अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, शहरीकरण वहां पर किया जा रहा है, अंधाधुंध जो विकास कार्य वहां पर किए जा रहे हैं। ठीक है, विकास कार्य आवश्यक हैं उस क्षेत्र के प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हो वो मतलब मुझे कहीं ना कहीं कमतर थोड़ा सा यहां पर देखने को लगता है। इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। प्रकृति के साथ में हम ज्यादा समय तक खिलवाड़ नहीं कर सकते, ज्यादा समय तक उसका दोहन जो है वो नहीं कर सकते। ये बिंदु भी बेटा आपको यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि आप आने वाले टाइम के क्या हो, आने वाले टाइम के आप लोक सेवक हो, तो आपको भी उस नजरिए से अब इन चीजों को देखना प्रारंभ कर देना चाहिए, सोचना प्रारंभ कर देना चाहिए कि क्या ये सही है। समझ में आ गई आपको? चलो, तो बेटा ये पॉइंट भी आप लोग को यहां पर ध्यान रखना होगा, इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे आप शिवालिक और आउटर हिमालय। शिवालिक और आउटर हिमालय जो है उसकी चर्चा की जा रही है। द शिवालिक एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू असम। इन विड्थ शिवालिक वर वेरी फ्रॉम 8 किलोमीटर इन द ईस्ट टू 45 किलोमीटर इन द वेस्ट। यानी कि अगर हम यहां पर शिवालिक रेंजेस की बात करें तो यहां पर आप क्या देखते हैं, यहां पर आप क्या देखेंगे कि जब हम इसके पश्चिम की बात करेंगे, पश्चिम की बात करेंगे तो यहां पर आपको बहुत मोटा देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मोटा देखने को मिलेगा। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखना। इस प्रकार का हिमालय होगा, मतलब अगर हम शिवालिक की बात करें तो किस प्रकार की चोटी है, वो इस प्रकार की चोटी है। अगर यहां पर देखा जाए तो 8 किलोमीटर केवल कहां पर है, पूर्व में, और 45 किलोमीटर कहां पर है, पश्चिम में। यहां पर 8 आया और यहां पर 45 आ गया। इतना वेरी करता है इसकी चौड़ाई। ठीक है, और अगर हाइट की बात करें तो 900 से लेकर 1500 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक आपको यहां पर इसकी ऊंचाई जो है वो देखने को मिलती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप हिमालय के सबसे निचले क्षेत्र में हैं, सबसे निचले क्षेत्र में है आप यहां पर। ठीक है, इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस रेंज। ये कोई ऐसा बोल सकते हैं कि सतत श्रेणी भी नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जैसे ये, ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से, ये तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है। बाकी आप यहां पर जब आगे देख रहे थे लेसर हिमालय को या फिर आप ग्रेटर हिमालय को देख रहे थे, तो इस प्रकार से आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। जरा मुझे बताओ कि यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, सबको समझ में आ गया? पूरी कोशिश रही मेरी। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर कोई बिंदु मुझे समझ में नहीं आया, तो आप बाकायदा कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अपन उस पर भी काम करेंगे। मेरी कोशिश ये है। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा है इसको टेस्ट कैसे करेंगे, इसको परखेंगे कैसे? इसको परखने के लिए मैं आपसे फिर बोलूंगा, आप PYQs लगा लीजिए, आप MCQs लगा लीजिए। नहीं बने तो आप फिर उसको मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को जब प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं, गारंटी देता हूं, एश्योर्ड कर देता हूं कि आप 70 से लेकर 80% तक सवाल आराम से सॉल्व करेंगे। अब अगर आप मेरे लेक्चर्स को ईमानदारी के साथ में देख रहे हैं तो, ईमानदारी के साथ देख रहे हैं तो, अनुभव है भाई। ठीक है, और बाकी जो 10 से लेके 20% बच रहा है, नहीं क्योंकि सर मैं तो 100% के लिए आया था या मैं तो 100% के लिए आई थी, तो 20% के लिए अलग से क्लास पढ़ना पड़ेगा? नहीं, वो समय के साथ, वो प्रैक्टिस के साथ में आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। ठीक है, क्लियर? आओ जरा मेरे साथ। सो
इट इज ब्रॉडर इन द वेस्ट एंड नैरो डाउन इन द ईस्ट। मैंने बताया था कि ये आपको पश्चिम में आपको चौड़ा और पूर्व में आपको थोड़ा सकरा देखने को मिलेगा। बिटवीन द शिवालिक एंड द लेसर हिमालय द लॉन्गिट्यूडनल वैली इज कॉल्ड दून्स। लॉन्गिट्यूडनल वैली जो होती है, ठीक है, इस प्रकार के क्षेत्र जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको यहां पर दून कहा जाता है। सुना होगा आपने देहरादून, देहरादून। तो ये ऊपर क्या है? लेसर, उसके नीचे शिवालिक, बीच में दून, और दून मतलब देहरादून। आपने देखा होगा उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ठीक है, क्लियर? सम ऑफ द इंपोर्टेंट दून्स आर देहरादून, पटलीदून, कोटरीडूम, काठमांडू, चुंबी एंड कारदा। कारडा, ये सारे के सारे आपको दून जो है ये आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि ये है क्या सर? एक बार बता दो तो। पर्वतीय आकृति, पर्वतीय आकृति, ठीक है, उनको दून कहा जाता है और फिर उसको ठीक है, समझ में आ गई होगी बात सारी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो जरा, ये मैंने आपके सामने हिमालय को बताने की कोशिश की है। मैंने आपको ये बताया कि ये नामचा बरवा से स्टार्ट होता है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में, और नंगा पर्वत तक हम लोग यहां पर देखते हैं। गॉडविन ऑस्टिन का आपने सुना होगा। अच्छा, दूसरी बात आप क्या देख रहे होंगे कि यहां पर आप देखेंगे तो चौड़ाई ज्यादा है। बोलो यस और नो? चौड़ाई ज्यादा है। और आप जस्ट ईस्टर्न साइड में जा रहे हैं तो यहां पर क्या होती जा रही है? डिस्टेंस जो इसकी विड्थ है वो क्या होती जा रही है? विड्थ इसकी कम होती जा रही है, लेस होती जा रही है। समझ में आता जा रहा है कि नहीं आ रहा? सब कुछ समझ में आता जा रहा है ना? कुछ रह तो नहीं रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा है? ध्यान रखना बेटा इस बात का, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आप लोग को यहां पर ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, ये हमने जो वर्गीकरण किया है, ये वर्गीकरण सिर्फ और सिर्फ हमने कैसे किया बेटा? इस वर्गीकरण को अभी हमने सिर्फ और सिर्फ हाइट के अकॉर्डिंग किया है। हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे एग्जांपल के लिए ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक रेंजेस, ठीक है, मान लिया हाइट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मान लो आपसे कोई बोल दे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, मुझे तो ये बताओ इसको क्या कहते हैं, ये हिमालय कौन सा है, उसके बाद ये हिमालय कौन सा है, ये हिमालय कौन सा है, और ये हिमालय कौन सा है, ये हिमालय कौन सा है, मुझे तो ये बताओ। मुझे ये वाले जानने नहीं है, मुझे तो इन इसके दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो बता दो मुझे। और ये जो दोनों जो है ये कौन है, आपने इससे बीच को ये इसको कैसे डिफाइन किया, इसके बारे में बताओ, ये भी मुझे समझाओ, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा, तभी मुझे जानकारी मिलेगी। अच्छा ठीक है, जरा आओ जरा मेरे साथ। देखो बच्चों, जब भी हम लोग यहां पर बेटा हिमालय की चर्चा करते हैं ना, हिमालय की बात जब भी करते हैं तो हाइट के अलावा, यानी कि उसकी ऊंचाई के अलावा उसे क्षेत्रीय आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। रीजनल बेसिस पे भी क्या करते हैं, उसको हम लोग यहां पर क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सुनो जरा, अगर मान लीजिए मैं आपसे यहां पर पूछूं कि किस प्रकार से क्लासिफाइड करोगे, तो सबसे पहले मैं क्लासिफाइड करूंगा पंजाब हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय, और असम हिमालय। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और उसके बाद असम हिमालय। ये
4 प्रकार से मैंने आपके सामने इसको क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है सर, मान लिया, आपकी इस बात को भी स्वीकार कर लिया, लेकिन आपने इनको किस आधार पर वर्गीकृत किया है ये तो बताओ जरा मुझे। किस आधार पर आपने इनको वर्गीकृत कर दिया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो मुझे यहां पर प्रदान करो, तब तो मुझे समझ में आएगा। सुनो जरा, मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, मैं आपको पॉइंट ये समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग यहां पर जानते हैं, आप लोग यहां पर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस क्षेत्र में हमको नदियों का प्रवाह देखने को मिलता है। नदियों का प्रवाह जो है वो देखने को मिलता है। जैसे मान लो ये सिंधु नदी है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर झेलम नदी है, ठीक है, चिनाब रवि है, ठीक है, रावी है, झेलम चिनाब रावी, उसके बाद में व्यास नदी है, उसके बाद में आप देखेंगे तो यहां पर सतलज नदी है जिससे ब्यास मिल जाती है, और फिर ये पंचनद वाला क्षेत्र जो है वो यहां पर बन जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इनको भी हम लोग यहां पर समझेंगे। तो ये जो बाउंड्री हमने यहां पर क्लासिफाइड की है, ये जो वर्गीकरण हमने बनाया, किस बताया, ये दो नदियों का जो क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र है वह है यह हिमालय। तो सर वो दो नदियां बता दोगे कि नहीं? बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, उसको बताने के लिए ही तो मैं यहां पर आया हूं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोल देंगे यहां पर एरिया बिटवीन टू रिवर्स, नोन एज रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय जो है उसको हम लोग यहां पर सीखेंगे, उसको हम लोग यहां पर जानेंगे। अब आप देखेंगे कि यहां पर आपके सामने मैंने इस चित्र को प्रस्तुत करने की कोशिश कर दी है। ठीक है, सुनो जरा। तो सबसे पहले बेटा क्या है, सबसे पहले हमारे पास में है यहां पर, सबसे पहले आप देखेंगे तो पंजाब हिमालय। ठीक है, तो ये जो रीजन है, ये सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे यहां पर पंजाब हिमालय। ठीक है, यहां पर लिख दूं अगर आपकी इजाजत हो तो, अगर आपकी परमिशन हो तो लिख दूं मैं, बोलो क्या बोलते हो, क्या बोलती कंपनी? आप इजाजत दोगे तो ही लिखूंगा, वरना लिखूंगा नहीं मैं। कौन सी नदी? सिंधु व सतलज के मध्य। ठीक है, क्लियर, यानी कि बिटवीन इंडस एंड सतलज। ठीक है, उसके बाद आगे चले, कुमायूं हिमालय। अब यहां पर एक बाउंड्री पिछली कौन सी हो गई, सतलज, यस और नो? ठीक है, सतलज और इसके साथ साथ में, सतलज और इसके साथ साथ में जो काली नदी है ना, काली, काली या जिसे आप शारदा के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों के बीच का जो हिमालय है, इन दोनों के बीच का जो हिमालय है बेटा, वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा यहां पर कुमायूं हिमालय। वो कौन सा हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखना, इस बात की आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए। यानी कि एक नदी तो आ गई यहां पर कौन सी, सतलज, और दूसरी कौन सी हो गई, वो हो गई यहां पर काली, जिसको आप यहां पर शारदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दूसरा मैंने बता दिया। उसके बाद में तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा यहां पर नेपाल। अब नेपाल हिमालय जो है उसको मैं बताऊंगा आपको, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो एक नदी तो यहां पर हमारी कौन सी हो जाएगी, काली हो जाएगी, काली हो जाएगी, या फिर उसको शारदा बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप देखें, उसके बाद में आप देखें, आपने एक झील का नाम सुना होगा, सिक्किम में जो झील है, ठीक है, उसी झील से एक नदी आपको देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है यहां पर तीस्ता। इसका नाम क्या है, इसका नाम है यहां पर तीस्ता। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखना, इस बात की आपको जानकारी जो है वो यहां पर होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको यहां पर क्लासिफिकेशन जो है वो भी आपको देखने को मिल गया कि भाई काली शारदा, काली या शारदा, उसके बाद में तीस्ता।
अच्छा, चौथा जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन आप यहाँ पर देखेंगे वो कौन सा आता है, वो आता है यहाँ पर असम हिमालय। तो अब एक पॉइंट तो हमको बच्चों यहाँ पर समझ में आ गया क्या, कि ये जो असम हिमालय है इसकी पहली नदी रही यहाँ पर कौन सी रहेगी, वो रहेगी यहाँ पर तीस्ता, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो इसकी लास्ट रिवर रहेगी यहां पर बेटा वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी यहां पर ब्रह्मपुत्र। कौन सी रहेगी, ब्रह्मपुत्र। और ये सारा पॉइंट जो है एक स्ट्रक्चर वाइज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको इजीली यहां पर क्या आ जाए, ताकि आपको इजीली यहां पर समझ में आ जाए, कोई दिक्कत जो है वो आपको यहां पर नहीं रहनी चाहिए। ऐसी मैं पूरी कोशिश यहां पर आपके लिए करना चाहता हूं, ठीक है। सुनो जरा, तो सबसे पहले बेटा नदी कौन सी मान ले, सबसे पहले अपन ने मान ली यहां पर सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी हमने बता दी। अच्छा, उसके बाद में सतलज नदी, तो सिंधु और सतलज के बीच में इंडस और ये सतलज। हिमालय कौन सा हो गया, हिमालय हो गया बेटा यहां पर पंजाब, ठीक है, पंजाब। उसके बाद में अब यहां पर कौन सी, सतलज, सतलज के बाद में कौन सी नदी बेटा, उसके बाद में यहां पर काली नदी, ठीक है। इन दोनों के बीच का हिमालय कौन सा हो गया, इन दोनों के बीच का हिमालय हो गया यहां पर कुमायूं हिमालय। कौन सा हो गया, कुमायूं हिमालय। ये नदी कौन सी हो जाएगी, शारदा बोल सकते हो या फिर इसको काली भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपको पता है ये सिक्किम है, सिक्किम से एक नदी जिसका नाम क्या है, तीस्ता, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का हिमालय ये कौन सा हो जाएगा बेटा, ये नेपाल हिमालय हो जाएगा, ये नेपाल। अच्छा, इसी के साथ में आप देखिए नदी निकलती है, इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। जिस प्रकार से बहती है यहां से बहकर बांग्लादेश में चली जाती है, तो ये आपकी कौन सी हो गई, तीस्ता, ठीक है। और ये कौन सी, ब्रह्मपुत्र। इन दोनों के बीच का हिमालय कौन सा हो जाएगा, इन दोनों के बीच का हिमालय जो होगा बेटा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा यहां पर असम हिमालय। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, इस बात की आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहां पर पूरा जो इसका क्लासिफिकेशन था, पूरा इसका जो वर्गीकरण था उसको हमने यहां पर सीख लिया है, उसको हम लोगों ने यहां पर जान लिया है। इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको यहां पर नहीं रही होगी, ऐसा मैं यहां पर मान लेता हूं। समझ गए बात को, क्लियर है कि नहीं। अब अगली जो कहानी है, अगली जो चर्चा है हमारी बच्चों, वो कौन सी है, वो है यहां पर कि भाई इस हिमालय का इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि हमारी लड़ाई केवल प्रीलिम्स तक की नहीं है ना, हमारी लड़ाई जो है बेटा वो मेंस की लड़ाई है। मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा में लेखन शैली जो होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, और वहां पर आपको सिर्फ एक ही चीज आपका साथ देगी, और वो क्या है, वो है कंसेप्ट। मान लो आपसे पूछे नहीं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, पूछे कोई भारत की स्थिति में हिमालय के महत्व को समझाइए, जिसका द इंपोर्टेंस ऑफ हिमालय, ठीक है। तो लेट्स सी इंपोर्टेंस। It is a paradise for naturalists due to the incredible diversity of plants and animals caused by changes in normal temperature when climbed up. ठीक है, केडजर, अजाइला, पाइन, टाइगर, स्नो लेपर्ड, स्पैरो, cormorant, snow pheasants, snow chickens, and snow pigeons are some of the plants and animals that change with altitude and temperature. The Himalayas have protected India from foreign invasion since ancient time as a protective barrier. And the climate of India is greatly influenced by the Himalayas. They successfully disperse the summer monsoon coming from the Arabian Sea and the Bay of Bengal. And the Himalayan mountains are the source of almost all the major rivers of India, adequate rainfall serves as a source of food for the mighty rivers of India. Now all points are easily clear. कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं। अगर आपसे यहां पर कोई पूछे कि भाई हिमालय का महत्व क्या है भारत की स्थिति में, तो आप बता सकते हैं इजीली से कि भाई पौधों और जानवरों में जो विविधता है वहां पर, वो हम लोग बोल सकते हैं कि हमको यहां पर देखने को मिलती है डायवर्सिटी। अगर हम जानवरों की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, देवदार के वृक्ष हैं, बाघ है, हिम तेंदुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर ऊंचाई और तापमान के साथ में आपको देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल से ही जो आक्रमण वाली बात है उसको हमको प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा कि प्राचीन काल से जितने भी आक्रमण हो रहे थे बच्चों, वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से हुए, उत्तर पश्चिमी दिशा से हुए, यहां से तो हिमालय तरफ से तो कोई नहीं आ पाया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
ठीक है। भारत की जलवायु हिमालय से काफी प्रभावित है। क्यों? अब यहां से जब मानसून जब हम पढ़ेंगे ना, भारत की जलवायु में मानसून की हवा ऐसे चलती है इस प्रकार से। अगर हिमालय नहीं होता तो ये क्या होती, पार हो जाती, टकरा के बारिश ही नहीं हो पाती, पूरा खत्म हो जाता। या फिर यहां से साइबेरिया का जो रीजन है वहां से ठंडी हवाएं चलती हैं, वो भारत में घुस जाती, तो हमारे भारत की जलवायु कुछ और होती। फिर समझ में बात आ गई आपको? तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस जो है वो आपको यहां पर देखना होगा, उसके बारे में आपको यहां पर जानना होगा। ठीक है। उसके बाद हिमालय पर्वत भारत की लगभग सभी प्रमुख नदियों का स्रोत है। पर्याप्त वर्षा भारत की शक्तिशाली नदियों के लिए भोजन के रूप में कार्य करती है। भैया भारत की जो जलवायु है वो आप लोग जानते हैं मानसूनी जलवायु है, और मानसूनी जलवायु होने के साथ साथ में भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, जहां पर सिंचाई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इरिगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ के बात को? तो इसीलिए आप लोग को यहां पर ध्यान रखना होगा, इसीलिए आपको यहां पर जानकारी रखनी होगी कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठंडी हवाओं को रोकना, आक्रमणों को रोकना, हमारी जलवायु को नियत रखना, ये सारे जो महत्व जो है वो हमको यहां पर हिमालय के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो मुझे लगता है कि यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छे तरीके से आप इन सारी चीजों को यहां पर कवर कर लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रही होगी। अगला जो हमारा टॉपिक है, हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं जियोग्राफी ऑफ इंडिया, और इसमें अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन जो है, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, यानी कि उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है, वृहत मैदान है, उनके बारे में अब हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है, यानी कि उत्तर के विशाल मैदान जो है, ये सेकंड क्लासिफिकेशन है, यानी कि द्वितीय वर्गीकरण है हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति का। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा था कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उसी प्रकार से अब हम यहां पर देखेंगे कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, यानी कि उत्तर के मैदान जो है, उनका फॉर्मेशन, उनका निर्माण जो है वो किस प्रकार से हुआ है, उनके बारे में अब हम यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, यानी कि जो फिजिकल इसकी जो कंडीशन है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये आप देखते होंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड का जो रीजन है, उत्तर पश्चिमी का जो क्षेत्र है, यानी कि पंजाब और राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, वहां से लेकर आप देखें तो ये आपको पूर्वी क्षेत्र तक देखने को मिलता है, यानी कि असम का जो क्षेत्र है वहां तक देखने को मिलता है। सवाल ये आता है कि सर इसका निर्माण जो है वो किस प्रकार से हुआ है, एक बार जरा मुझे बताने की कोशिश करो ताकि मैं इन सारी बातों को समझ पाऊं। चलो आओ जरा मेरे साथ, मैं आपको बता सकूं कि इनका निर्माण जो है वो हुआ कैसे है। देखो जरा, अच्छा जो मैप मैं आपके लिए बनाता हूं, आप लोग भी कोशिश करें कि अब आपको भी यहां पर मैप जो है ये बनाने होंगे, क्योंकि जब तक आप इन मैप का निर्माण नहीं करेंगे हो सकता है कि चीजें आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, ध्यान रखना। सुनो जरा, मैंने आपको यह बताया था कि एक नदी जो है यहां से बहती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है यहां पर सिंधु नदी, जिस प्रकार से बहती है भारत और पाकिस्तान के मध्य में। उसके बाद में आप देखेंगे तो झेलम है, उसके बाद में चिनाब है, उसके बाद में रावी है, उसके बाद में व्यास है, और उसके बाद में आप देखेंगे तो सतलज है। यानी कि इस प्रकार से नदियां जो है वो यहां पर बहती हैं। ये हिमाचल प्रदेश वाला, जम्मू कश्मीर वाला रीजन जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं। उसी के बाद में इसके थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको एक स्टेट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड जो है यहां पर आपको दो नदियां जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें से एक जो नदी आपको देखने को मिलती है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं द गंगेज। द गंगे या द गंगा नदी जो है उसको हम लोग यहां पर बोलते हैं। अच्छा, गंगा की जो सहायक नदी है बच्चों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यहां पर यमुना। इस बात को भी आप लोग जानते हैं, इस बात की भी आपको जानकारी, इसकी ट्रिब्यूटरी है ये। ठीक है, तो जिस प्रकार से इन मैदानों का निर्माण इन नदियों के द्वारा किया गया है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज के द्वारा, उसी प्रकार से जब हम लोग यहां पर देखें तो ये वाला जो रीजन है, इसका निर्माण जो है वो यहां पर गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। और उसी प्रकार से जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे ये वाला क्षेत्र, तो यहां पर ये जो
प्लेन है, इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं उनके द्वारा यहां पर इस मैदान का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं यानी कि उत्तर के मैदान जो हैं उनका फॉर्मेशन क्या किसके द्वारा हुआ है, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स का जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा हुआ है, तो आप बताएंगे बाय द रिवर्स। और बाय द रिवर्स के साथ में अगर एक वर्ड और यहां पर इंक्लूड कर दो बाय द हिमालयन रिवर्स, तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। हिमालयन रिवर्स मतलब ऐसी नदियां जो कहां से बहती हैं, ऐसी नदियां जो हिमालय से बहती है, जिनका उद्गम हिमालय में होता है। इसी तरीके से आप लोग यहां पर इसको समझ जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल हो रहा होगा, सर मैं जहां पर रहता हूं मेरे घर से भी एक नदी बहती है, मेरे घर के बगल से भी एक नदी बहती है, लेकिन सर वहां पर तो किसी मैदान का निर्माण नहीं हुआ, यहां पर इनका निर्माण कैसे हो गया, जरा एक बार मुझे बता दीजिए प्लीज। ठीक है, बताते हैं, सुनो जरा। बेटा होता क्या है कि ये जो नदियां हैं ना, ये हिमालयन रिवर्स हैं। ये कौन सी बेटा नदियां हैं, ये हिमालय नदियां हैं, हिमालयी नदियां हैं ये। ठीक है, पहली बात तो ये। अच्छा, हिमालय जो है आप लोग जानते हैं कि इसका निर्माण किससे हुआ है, चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है बेटा, चट्टानों से, यानी कि रॉक से हुआ है। ठीक है, चलो मान लिया। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि कई सालों तक अगर मान लो कि आपके किसी दीवार पर अगर मान लो सीलन हो गई है ना, पानी से सीलन हो गई है, तो आप क्या देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद में वहां से जो पपड़ी होती है वो झड़ना स्टार्ट कर देती है। क्या करती है, झड़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि जिस प्रकार से सीलन के अनुसार ये झरना अपने आप यहां पर गिरना स्टार्ट कर देती है, तो जब ये नदियां हिमालयी क्षेत्र से बहती हैं तो अपने साथ में, क्योंकि नदियों का ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर ऐसा एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे पास में ये पानी की बोतल है, ठीक है, अब इस पानी की बोतल को अगर मान लीजिए मैं यहां से इसका फ्लो करवाऊं, अगर मान लो मैं यहां से इसको दबाऊं तो पानी जो निकलेगा वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने इसका फ्लो ऐसे कर दिया तो इसका स्पीड किस में ज्यादा होगी, ये बताओ जरा मुझे। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसमें से अगर पानी ऐसे चल रहा है, ठीक है, एक पानी ऐसे जा रहा है सीधा और एक पानी ऐसे जा रहा है, तो स्पीड किस में ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड इसमें ज्यादा होगी। और ये नदियां कहां से आ रही हैं, ये नदियां हिमालय से आ रही हैं, इस बात को आप लोग जानते हैं। तो ये नदियां जब ऊपर से बहती हैं तो अपने साथ में कंकड़, मिट्टी, बालू, पत्थर लेके चली आती हैं। और जब पानी स्पीड में रहेगा तब तो अपने साथ रहेगा, लेकिन जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आता है तो वो इन कंकड़, मिट्टी, बालू, पत्थरों को छोड़कर क्या करती हैं, आगे चलना स्टार्ट कर देती हैं, उनको वहीं छोड़ देती हैं और खुद आगे निकल जाती हैं। आप लोगों ने घर पे देखा होगा दिवाली के टाइम पर हम क्या करते थे, जो पाइप आता है पानी का उससे हम सफाई करते थे, तो क्या होता था कि जब तक उसमें प्रेशर है, जहां तक आपके पाइप का प्रेशर जा रहा है वहां तक मिट्टी क्या करेगी, फ्लो करेगी, वहां तक क्या करेगी, फ्लो करेगी। और जैसे ही वो जो प्रेशर कम हो जाएगा तो मिट्टी वहीं रह जाएगी और पानी क्या करेगा, आगे निकल जाएगा और वो वहीं पे जमा हो जाता है, यस और नो। तो उसी प्रोसेस के द्वारा यहां पर क्या होगा बेटा, ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है यानी कि उत्तर के विशाल मैदान जो है, इनका यहां पर क्या हो गया, इनका निर्माण यहां पर हो गया है। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखना, इस बात की आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो भारत के महान मैदानों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है ये मैं आपको बता चुका हूं, और उस प्रकार से अगर इसका हम यहां पर क्लासिफिकेशन करें, इसका वर्गीकरण करें, तो वर्गीकरण जो है बेटा वो हम लोग यहां पर इसका 4 प्रकार से कर सकते हैं। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखना। सबसे पहला जो होगा उसको बोलेंगे भावर प्लेन्स, दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे तराई प्लेन्स, उसके बाद बोलेंगे हम यहां पर बांगर प्लेन्स, और उसके बाद में हो जाएगा यहां पर खादर प्लेन्स। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखना, इस बात की आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात को, लेकिन सर अगर एक बार ये बता देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी, अच्छा लगेगा मुझे भी। कोई बात नहीं बेटू, मैं आपको समझा दूंगा, इधर आओ जरा मेरे साथ में। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एल्यूवियल डिपॉजिट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। यानी कि अगर हम उत्तरी मैदानों की बात करें तो इसका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा, यानी कि जो पानी के साथ बह के जो आया है ना, जो भी अवसाद, उसके अवसाद के कारण, उसके निक्षेपों के जमने के कारण यहां पर क्या हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब गंगा नदी कल से तो बह नहीं रही है,
गंगा नदी जो है वो कल से तो बह नहीं रही, परसों से बह नहीं रही है, 10,000 साल, 20,000 साल, कितने हजार सालों से पहले से बह रही है। ठीक है, तो वो कई वर्षों तक बहती रही, अपने साथ में अवसाद जो थे वो क्या करती रही, उसको लाती रही। आप देखते हैं आज भी जब आप गंगा नदी हरिद्वार जाते हैं तो वहां पर आपको बजरी जो है, बालू जो है वो आपको देखने को मिलती कि नहीं मिलती, बोलो यस और नो। ठीक है, दीज प्लेन्स एक्सटेंडेड अप्रोक्सीमेटली 3,200 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, and the average width of these plains were between 150 to 300 किलोमीटर। यानी कि चौड़ाई जो है वो 150 से लेकर 300 किलोमीटर का एक एवरेज मान सकते हैं। और अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ के इसके विस्तार की बात करें तो लगभग 3,200 किलोमीटर के क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। और इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि भारत के भौतिक विभागों में से सबसे बड़ा विभाग कौन सा है, तो बेटा बिना सोचे समझे सीधा सा आंसर देना, पेनिनसुला प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा है, सीधी सी बात है। ठीक है, पेनिनसुला प्लेटू जो वो क्या है बेटा, सबसे बड़ा है। ये भी हिमालय भी नहीं है, ये भी नहीं है, और नीचे वाले भी नहीं है। पेनिनसुला प्लेटू जो है बेटा क्या होता है, वो सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। अच्छा, अब देखो जरा, तो जो कहानी में आपको समझाया था, जो स्टोरी में आपको बताया था, उस चीज को अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप क्या पाते हैं कि ये पंजाब हरियाणा का प्लेन, ठीक है, पंजाब हरियाणा का प्लेन, उसके साथ साथ में राजस्थान प्लेन, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, ठीक है, उसके बाद में गंगा का मैदान, ये लोअर गंगा, और यहां पर ब्रह्मपुत्र का प्लेन। नदियों के द्वारा हजारों वर्षों से बहाकर लाई गई अवसादों के कारण इन उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। और इन मैदानों के निर्माण में 3 नदियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि सिंधु, जैसे कि गंगा, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक नदी नहीं है, इसके साथ में बहुत सारी रिवर्स इंक्लूड है, और इसीलिए इसको रिवर सिस्टम बोलते हैं। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, जब नदियां पढ़ेंगे तो बताऊंगा उसमें, इंडस रिवर सिस्टम, गंगे रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तो पूरा सिस्टम, एक तंत्र जो है वो पूरा इसमें शामिल रहता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, इस बात की आपको जानकारी जो है वो यहां पर होना चाहिए, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अब सुनो जरा, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एल्यूवियम डिपॉजिट वेरीज बिटवीन 1000 to 2000 मीटर फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, एंड दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जोन्स, द भाबर, तराई एंड उसके बाद में एल्यूवियल प्लेन्स। और एल्यूवियल प्लेन जो है उनको हम 2 प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, खादर और उसके साथ साथ में क्या, खादर और बांगर में भी। ये क्या होता है सर, ये बताओ जरा मुझे। कोई बात नहीं, आओ जरा मेरे साथ में, समझो जरा मेरी बात को। देखो सुनो, मान लो कि ये माउंटेन रेंजेस हैं, ये क्या है बेटा, माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं पर आपने ये मान लिया, लेट सपोज कि यहां से कोई नदी निकली। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं माउंटेन रेंजेस हैं, तो माउंटेन में ऑब्वियस सी बात है कि इनका निक्षेपण तो होगा, यस और नो। इनमें से समय के साथ में धूप, पानी, हवाओं के कारण इसकी जो चट्टानें होंगी, चट्टानें जो इसमें से झड़ेंगी वो तो यहां पर जमा होंगी कि नहीं होंगी, यस और नो बोलो जल्दी फटाफट से, कमेंट करके बताओ। जो इसमें से चट्टानें झड़ेंगी वो तो यहीं जमा होंगी ना, होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो कि यहां से कोई नदी निकली, तो कोई नदी जो है वो यहां से निकलेगी, और निकलने के कारण क्या करेगी, वो ये जो चट्टानी क्षेत्र है इसमें क्या हो जाएगी, इसमें विलुप्त हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। और विलुप्त होने के बाद में जैसे ही ये क्षेत्र खत्म होगा, फिर उसके बाद में आगे बाहर निकलने की कोशिश करेगी, बाहर निकलने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। अब बाहर निकलने की कोशिश जब वो यहां पर करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये कैसा मैदान है, मिट्टी का मैदान है, और यहां से पानी आ रहा है, क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। तो मिट्टी, आधी मिट्टी हो गई और आधा क्या हो गया, पानी हो गया। और मिट्टी और पानी अगर आधे आधे हैं तो क्या बन जाएगा बेटा, दलदल बन जाएगा कि नहीं बनेगा, जल्दी से मुझे बताओ, दलदल बनेगा कि नहीं बनेगा ना। या तो पूरा पानी हो तो मिट्टी को बहा के ले जाए, या फिर पूरी मिट्टी ही हो, चट्टान ही हो, ताकि वो बाहर ही ना निकल पाए। लेकिन अगर आधा मिट्टी और आधा पानी है तो वहां पर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा यहां पर दलदली बन जाएगा यहां पर। और इसीलिए इसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको यहां पर मॉस्किटो बेल्ट भी बोला जाता है, मॉस्किटो बेल्ट, मच्छर पेटी इसको कहा जाता है बेटा। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इनमें से किसको मॉस्किटो बेल्ट कहा जाता है, तो वो यही है, यही है तराई। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर तराई,
तराई बोलते हैं। और ये क्या है, ये वाला जो रीजन है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है भाबर। क्या बोलेंगे, भाबर। ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि नदी यहां से भी इस बाधा को भी पार करी, और बाधा कर को पार करने के बाद में अब वो यहां पर क्या कर रही है, वो यहां पर फ्लो कर रही है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में फ्लो कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कभी इसमें पानी ज्यादा आएगा, जब कभी इसमें पानी ज्यादा आएगा, मान लो अभी धार इतनी सी है और मान लो धार ऐसी हो जाए, पानी ज्यादा आ गया, तो ये क्या करेगी, इधर उधर फैलेगी कि नहीं फैलेगी, जरा बताओ बताओ, यस और नो। जैसे आपने देखा होगा ना, सड़कों पर नालियां होती हैं, बरसात के दिनों में आप क्या देखते हैं, बरसात के दिनों में क्या देखते हैं कि उसमें ओवरफ्लो हो जाती है, और ओवरफ्लो होने के बाद में उसमें पानी बाहर निकलता है। तो जब पानी बाहर उसमें से निकलता है तो उसके साथ में कचरा भी निकलेगा बरसात के साथ में। तो जब बरसात समाप्त हो जाती है तो वो जो कचरा उसके साथ बाहर निकला होता है वो क्या होता है, वो तो वहीं छूट जाता है, वो तो वहीं रह जाता है ना, और जो नाली होती है वो अपने फ्लो फिर से बहना स्टार्ट कर देती है। तो उसी प्रकार से जब यहां पर इसका फ्लो बढ़ता है तो ये अपने साथ में जो मिट्टी बहाकर लाई है ना, उसको वो क्या कर देती है, यहां पर डिपॉजिट कर देती है। तो ये कौन सी मिट्टी है, ये पुरानी मृदा हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल हो जाएगी। ठीक है, और ये जो अपने साथ फ्लो कर रही है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये भारत के पूर्वी तट की नदी है, वैसे तो पश्चिम में बह रही है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि ये पूर्वी तट की नदी है। ठीक है, मान लिया कि अपन ने इसको मैंने यहां से बहा दिया, चलो यहां से बहा दिया, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है, और ये यहां से जब बहेगी तो अपने साथ में जो कंकड़ मिट्टी बालू पत्थर होगी उसको क्या करेगी, स्पीड में तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगी, यहां पर उसको डिपॉजिट करेगी और खुद क्या करेगी, आगे चली जाएगी, खुद आगे चली जाएगी। ठीक है, ये जो मिट्टी होती है इसको नवीन, हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ कहा जाता है, नवीन मृदा यहां पर कहा जाता है। अब एक बहुत छोटा सा प्रश्न मैं यहां पर आपसे पूछूंगा, अगर मैं आप लोगों से यहां पर यह पूछूं कि इन चारों में से सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सा होगा, भाबर, तराई, या पुराना जलोढ़, या फिर नवीन जलोढ़, आप बताओ जरा मुझे। तो बेटा यहां पर बहुत सिंपल, देखो चट्टानों में तो खेती हो नहीं सकती, चट्टानों में खेती हो नहीं सकती, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर तो तुम क्या ही करोगे, दलदल में कोई खेती कर सकता है क्या, जवाब क्या होगा, नहीं, दलदल में तो कोई खेती नहीं हो सकती, इसको ही बंद कर दिया। उसके बाद ये पुराना है, होगा यहां पर उत्पादन होगा, लेकिन एज कंपेयर टू न्यू एल्यूवियल सॉइल जो है वो यहां पर उत्पादन इसका नहीं होगा। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, इस बात की भी आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बेटा यहां पर क्या कर लेते हैं, इसके जो मैदान होते हैं उनका क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण जो है वो हम लोग यहां पर कर लेते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि यहां पर जो रीजन है ये आपका इंडस प्लेन है, ये आपका गंगेटिक प्लेन है, और ये आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन है। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखना, इस बात की आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, अब अगर मान लो आपसे यहां पर पूछा जाए कि यार मैंने ना एक चीज सुनी थी, बिस्ट दोआब, बिस्ट दोआब, क्या आप सर मुझे बता सकते हैं कि सर ये क्या होता है, ये बताओ जरा मुझे। ठीक है, तो सुनो जरा, देखो बेटा सबसे पहले तो ये हो गया दोआब, दोआब, व्हाट डू यू मीन बाय दोआब, दोआब का मीनिंग क्या होता है सर, ये बता दो पहले तो मुझे। अच्छा तो दोड़ हो गया, कोई बात नहीं, साफ कर लेते हैं। दोआब का मीनिंग क्या होता है सर, पहले तो बताओ। तो बेटा इसका सिंपल सा हमारे पास में डेफिनेशन होता है, सिंपल सा डेफिनेशन क्या होता है, सुनो जरा, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, टू रिवर्स यानी कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, उसको यहां पर दोआब बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये क्या बोला मैंने, बिस्ट, बिस्ट मतलब, अब दोआब तो मतलब दो नदियां होंगी, तो यहां पर ब्यास, ब्यास और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे यहां पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यहां पर बिस्ट दोआब। तो ये पंजाब के क्षेत्र में आपको बिस्ट दोआब, बारी दोआब, है ना, छज्जा दोआब, ये दोआब रीजन्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर मान लो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स, अब इसमें बहुत सारा अभी डेटा बहुत सारा है, लेकिन हमको यहां पर कंसेप्ट क्लियर करने, अपने
कंसेप्ट हमारे पास पूरे कंप्लीट होना चाहिए। बाकी फिर डिटेल एनालिसिस तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी हमारे कंसेप्ट जो बूस्ट हो रहे हैं उस पर हमको फोकस करना है। हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन जो है वो यहां पर होता है। सुनो बेटा, तीसरा, द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू, प्लेटू, ठीक है। 3 वर्ड है, द, और आप लोग जानते हैं दा तो कब लगता है, आपको इस बात की तो जानकारी है। दा उन्हीं चीजों के साथ में लगता है जो दुनिया में क्या होते हैं, दुनिया में एक होते हैं, ठीक है। जैसे कि द मून, द सन, द गंगा, है ना, द दीपेश कौशिक, द पेनिनसुलर प्लेटू, है ना। तो उसी प्रकार से दा यहां पर लगता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन सर इसका मीनिंग क्या होता है, जरा मीनिंग बताओ तब तो मैं मानूं आपकी बात को। सुनो जरा बेटा, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया, इसको हम लोग बोलेंगे यहां पर पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बेटा, हिंदी में उसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अच्छा सर प्रायद्वीप क्यों बोल रहे हैं, सुनो जरा, कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो, चारों ओर से जल से घिरा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइलैंड। क्या बोलते हैं उसको, आइलैंड बोलते हैं, ठीक है, यानी कि द्वीप बोलेंगे उसको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्या बोलेंगे उसको, द्वीप बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हो, कोई ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यहां पर पेनिनसुला। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग यहां पर पेनिनसुला बोलेंगे, यानी कि प्रायद्वीपी बोलेंगे। और अगर इसी स्थिति को हम भारत में देखें तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, यहां पर आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी, दैट इज बे ऑफ बंगाल, यस और नो, प्लीज लेट मी नो, बे ऑफ बंगाल, ओके। उसके बाद यहां पर देखेंगे तो इंडियन ओशियन, इंडियन ओशन, और यहां पर देखोगे तो अरेबियन सी, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, है ना, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। तो भारत की जो दक्षिणी स्थिति है वो तीनों ओर से जल से घिरी हुई है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं हम पेनिनसुला या प्रायद्वीप, ठीक है सर, मान लिया इस बात को भी। लेकिन फिर इसका क्या मतलब है प्लेटू, ये क्यों बोला गया इसको, सुनो जरा। देखो जब भी हम यहां पर भू आकृति की बात करते हैं, भू आकृति, ठीक है, अब भू आकृति तो मैंने आपको बताया था कल, झील, कैनन्स, बहुत सारी चीजें इस प्रकार से, ये सारे पॉइंट, ये सब कुछ आपको यहां पर समझ में आता है। अब जब इन पॉइंटों को हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, जब इन बिंदुओं की हम यहां पर चर्चा करते हैं, तो एक पर्टिकुलर ऐसा रीजन, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी का सरफेस है, ये धरातल है, ठीक है, और धरातल से ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र से उसको क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये क्षेत्र इतना ही ऊंचा हो लेकिन उसका फ्लैट जो उसका पीक जो है वो कैसा हो, फ्लैट हो, पीक अगर उसका कैसा हो, पीक उसका फ्लैट हो, तो वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा यहां पर पठार, यानी कि प्लेटू, उसको यहां पर बोलेंगे। और अगर उसकी पीक शार्प है तो वो क्या होता है, वो यहां पर माउंटेन होता है, यानी कि जो पेनिनसुला है वो बाकी क्षेत्रों से क्या है, ऊंचा है, यानी कि उसकी हाइट जो है वो ज्यादा है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, प्लेटू बोला जाता है। लेकिन उसका जो जो उसका पीक है वो कैसा है, वो शार्प नहीं है, वो फ्लैट है, इस बात का भी हम लोग को यहां पर ध्यान रखना होगा। सो आई होप कि अब आप इजीली यहां पर समझ में आ गए होगा आपको कि इसको हम यहां पर पेनिनसुला प्लेटू जो है वो क्यों कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात, कहीं कुछ रहा तो नहीं, कहीं कुछ छूटा तो नहीं, सब कुछ अच्छे से कवर हो रहा है ना।
अगर आप कभी बोरियत फील करो ना तो मुझे बताना, कमेंट करके बताना, फिर बीच बीच में आपके लिए मनोरंजन का इंतजाम भी किया जाएगा। क्योंकि ये पढ़ाई जो है ना, ये सबसे बोरियत वाला काम है, सबसे बोरियत वाला काम। हमारे जीवन में जब कुछ नहीं बचता है तब हम पढ़ाई करते हैं, है ना। कल क्यों नहीं आए थे सर? कल बुखार आ गया था। कल क्यों नहीं आए थे सर? वो शादी थी। कल क्यों नहीं आए थे सर? वो लड़ाई हुई थी। सबसे लास्ट में जब कुछ जी, तो आप भी इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं बचता ना करने को, तब हम पढ़ाई करते हैं। चलो अब पढ़ाई करेंगे, और जैसे तुम पढ़ाई करने बैठते हो 10 मिनट बाद इतना भयंकर काम याद आता है, इतना भयंकर काम याद आता है कि उसके बिना फिर रहा नहीं जाता। वो कुछ भी हो सकता है। इसी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को रोकना होगा अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज तो पढ़ते रहिए किताबें, करते रहिए कोर्सेज। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल तो है इस तरीके से। तो समझ के बेटा बात जरूरी है, थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर ध्यान रखना। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता अगर हम यहां पर देखें इस पेनिनसुला प्लेटू में, तो जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट जो है, और ईस्टर्न घाट जो है, ये आपको जरूर यहां पर समझना होगा। ये जरूर आपको क्या होगा यहां पर समझना होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा। मान लो कि ये मैंने आपके सामने भारत का नक्शा बना दिया, ठीक है। अब अगर इस पेनिनसुला प्लेटू की बात करूं तो इसकी आकृति जो है वो कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। यानी कि इसके वेस्टर्न साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको रिड्स देखने को मिलते हैं, एजेस देखने को मिलते हैं, ये, और ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और वहीं अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये थोड़ा सा डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस। ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। इसकी हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट हुआ क्या मैं बताऊं आपको। आपको याद होगा कि जब हिमालय को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक टुकड़ा जो था वो अफ्रीका से टूट कर आया था, वो अफ्रीका से टूट कर आया था, बताया था मैंने आपको। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब जैसे मान लो ये पेंसिल मेरे पास में है, अगर मैं इसको यहां से तोड़ूंगा तो क्या एकदम से शेप में टूटेगी? नहीं, तोड़ूंगा तो ये जिगजैग हो जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, यस और नो। तो जब ये, और ये ऑब्वियस सी बात, अब जैसे आपने कभी चॉकलेट खाई होगी, 5 स्टार वगैरह जो भी चॉकलेट आती, एक्लेयर्स आती थी पहले। अब अगर मान लो चॉकलेट को आप क्या करोगे, बीच में से ऐसे तोड़ोगे तो उसके अंदर का जो चॉकलेट होता है बाहर आता है। अब इस पृथ्वी के अंदर तो क्या है, पृथ्वी के अंदर तो लावा है ना, लावा है। तो जब पृथ्वी का टुकड़ा टूटेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि यहां पर भारत के वेस्टर्न साइड में अगर आप देखें तो कुछ रीजन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जैसे कि गुजरात का रीजन, महाराष्ट्र का रीजन, मालवा रीजन, यहां पर स्पेशली आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, काली मिट्टी देखने को मिलती है। और ये जो काली मिट्टी है इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी उद्गार से ही हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार यानी कि जो वॉल्केनिक इरप्शन जो है, वॉल्केनिक इरप्शन जो है उसी से यहां पर क्या हुआ है, इस ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि इन क्षेत्रों में आपको कपास जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, उसका उत्पादन ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल में जल संधारण क्षमता जो होती है, हाई वाटर रिटेन कैपेसिटी होती है, जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। बंबई में आप देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। बंबई में आप देखते हैं सूती कपड़ा, गुजरात में सूती कपड़ा, मालवा, मध्य प्रदेश का मालवा रीजन, है ना। तो ये चीज आपको यहां पर थोड़ी सी जाननी होगी, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट है बेटा, ये ईस्टर्न घाट है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये बताओ कि इसमें ये तो कॉन्टिन्यूस है, चलो मान लिया, और यहां पर वन, जब हम यहां पर फ्लोरा एंड फौना पढ़ेंगे तो आप देखते हैं यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि मानसून जो है वो अरब सागर से प्रवेश करता है और सबसे पहले उसको ये पर्वत देखने को मिल जाते हैं। तो जब यहां से एकदम गर्म हवा पानी से भरी भराई निकलेंगी और जाकर टकराएंगी तो यहां पर तो क्या होती रहेगी, वर्षा होती रहेगी ना। समझ गए बात को, ठीक है। अच्छा, सवाल यह सर ये डिसकंटिन्यूअस क्यों? अरे मेरे दोस्त, आप इस बात को भी तो जानते हो कि यहां से नदी बहती है गोदावरी, यहां से बहती है कृष्णा,
यहां से बहती है कावेरी, और इस वजह से यहां पर क्या हो गया, इसमें हमको यहां पर गैप जो है वो देखने को मिल जाता है। ये बात भी आप लोग को यहां पर ध्यान रखनी होती है। और ये दोनों बाकायदा दोनों जो हैं ये मिलते हैं तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियां आपने सुना होगा, नीलगिरी हिल्स, ईस्टर्न घाट और जो वेस्टर्न घाट है, इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो कहां पर है, तो आपको आंसर देना है बेटा नीलगिरी हिल्स, विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा ये पॉइंट भी आपके लिए थोड़ा सा यहां पर जरूरी था, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा आप देखें तो इस पर्टिकुलर रीजन में आपको यहां पर अरावली देखने को मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर आप यहां पर विंध्याचल को देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे तो सतपुड़ा आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में महादेव हिल्स जो है ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे तो ये वेस्टर्न घाट है, ये तमिलनाडु मिलेगा, और यहां पर आप देखेंगे तो ये ईस्टर्न घाट है जो आपको उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु ऐसे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है और नीचे तमिलनाडु तक एक्सपेंड करता है। ये पूरे आपके जो माउंटेन, अब इसमें कौन कौन सी ऊंची हाइट है, कौन कौन सी लोअर हाइट है, ये सब हम आराम से डिस्टा जब बिल्कुल कंसेप्ट एकदम पढ़ेंगे तब उसमें इसको कवर किया जाएगा। अभी हम सिर्फ यहां पर एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि भाई हाँ, मुझे यहां पर मेरे कंसेप्ट जो है कि अब अगर मान लो मुझसे कोई सवाल पूछेगा ना मेरे भारत से, मेरे भारत के भूगोल से, तो अब वो मुझसे गलत नहीं होगा, ऐसा वादा जो है वो मैंने यहां पर अब कर लिया है और उस पर मैं अब वो काम करना स्टार्ट कर चुका हूं। बोलो यस और नो बच्चों, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो इंटरेस्टिंग है या नहीं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है वो इंटरेस्टिंग है या नहीं ये तो बताओ जरा मुझे। लग रहा है ना कि बढ़िया से एकदम कवर कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया, दैट इज भारत, ठीक है। चलो, उसके अलावा जब हम इसको क्लासिफाइड करते हैं तो आपको इसमें बहुत सारे प्लेटू जो है वो देखने को मिलते हैं। इसकी मेन आपका प्लेटू हो गया पेनिनसुला प्लेटू, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे तो यहां पर आपको डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, ठीक है, बघेलखंड प्लेटू, मालवा प्लेटू, मारवाड़ प्लेटू, हजारीबाग प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, रांची प्लेटू। अब छोटा नागपुर का पठार जो है इसे भारत का रुर कहा जाता है, इसे भारत का रुर कहते हैं। क्यों कहते हैं भारत का रुर? क्योंकि यहां पर हमको बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं, मिनरल्स की खोज होती है, तो मिनरल्स की तरफ तो मिनरल प्लेटू कहना चाहिए। रुर क्यों कहते हैं? रुर जो है वो जर्मनी का ऐसा क्षेत्र है जहां पर उत्कृष्ट प्रकार का कोयला मिलता है, रुर, और यहां पर मिनरल्स मिलते हैं। और हमारी तो आदत है कि हम तुलना करते हैं विदेश की चीजों से अपने आप को, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं भारत का रुर, छोटा नागपुर प्लेटू। ये बात भी आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। ये पूरा मैंने आपके सामने एलोबरेट कर दिया है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश जो है वो की है। ईजिली आपको सब कुछ यहाँ पर क्या आ जाए, समझ में आ जाए, ऐसा पूरा मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि, उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है, पेनिनसुला। उसके बाद ये पूरी कहानी को आप देखेंगे कि नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठना, यानी कि ऊंचा प्रायद्वीप पठार के रूप में जाना जाने वाला अनियमित त्रिभुज है। मैंने बताया था आपको इसकी आकृति इस प्रकार की है कुछ, ठीक है, ये मैंने बनाया था ना अभी आपके सामने इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार की आकृति है, इसकी त्रिभुज है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली रिज, अरावली का विस्तार, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिरी रेंज और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां जो हैं, ठीक है, प्रायद्वीप पठार की बाहरी सीमा का निर्माण जो है वो कर देती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड, नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेटू, ये आप देखेंगे तो ये पूरा विस्तार इस इमेज में आपके सामने मैंने दे दिया है, ठीक है। देखो जैसे देख रहे हैं ना, उड़ीसा हिल्स, ठीक है, राजघाट हिल्स, राजमहल हिल्स, सोनपर हिल्स, पूरा एकदम पूरा। अब जी देखो दक्षिण भारत अगर देखोगे तो यहाँ पर नल्ला मलाई हिल्स,
ठीक है, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नगरी, जावड़ी, शेवरॉय, ये तमिलनाडु में, ठीक है। ये सारी की सारी अपन हिल्स जो हैं इनको पूरे विस्तार से एकदम एक एक पहाड़ी को अपन क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। उसके अलावा जो और स्पेशल प्लेटू जो है उसको मैंने यहां पर आपके सामने इमेज में शामिल कर दिया है, ताकि आप इजीली इन सारी चीजों को यहां पर क्या कर पाए, इन सारी चीजों को समझ पाए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। अच्छा पढ़ाना ना पढ़ाना वो सिर्फ एक चीज से निर्धारित होगा, क्या? वो निर्धारित होगा आपके PYQ से, वो निर्धारित होगा आपके MCQ से। जो चीज हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं उन चीजों के थ्रू आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज हम यहां पर समझ रहे हैं उनसे आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इस पे आपको काम करना जरूरी है। अगर आप इतना कर ले रहे हैं, बहुत शानदार। और मैं तो आपको चैलेंज दे दूं, क्या चुनौती दे दूं? मैं आपको चैलेंज देता हूं, तब तो कम से कम पढ़ोगे आप। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप इन मेरे लेक्चर्स को देखिए, इन लेक्चर्स को समझिए, और उसके बाद में आप जो PYQs हैं, जो MCQs हैं, उनको सॉल्व कीजिए। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि 70 से लेकर 80% तक सवाल आपको इसी क्लास से, जितना मैंने आपको पढ़ाया उतने से आपको बन जाएंगे, जितना आपसे पूछा जाएगा। मतलब जैसे हमने यहां पर पेनिनसुलर प्लेटू को पढ़ा, तो पेनिनसुलर प्लेटू के सवाल सॉल्व कर लो। नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े, नॉर्दर्न प्लेन्स के सवाल सॉल्व कर लो। हिमालय को पढ़ा, हिमालय के सवाल सॉल्व करो। बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी, बेसिक से सवाल सॉल्व कर लो। तब तो मजा आएगा यार, तभी तो लगेगा कि हां अब हो रही है तैयारी जीत वाली, है ना? ठीक है, गारो हिल्स, जयंतिया, ये ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये फैक्चुअल चीजें हैं, बस इनके बारे में आपको यहां पर जानकारी होनी चाहिए। अब आप देखो जरा, कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदानों की बात की गई है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप लोग समुद्र आसपास के जो एरिया होता है, ये जो एरिया रहेगा ये हमेशा से कम नीला रहेगा। ये जो एरिया है ये कम नीला रहेगा। आपको सफेद सफेद एरिया ये देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर जो गहराई होती है वो क्या होती है बेटा, वो कम होती है, क्योंकि यहां पर जो नदियां होती हैं उनके द्वारा मिट्टी बहाकर लाई जाती है और उसको यहां पर क्या कर दिया जाता है, उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिस वजह से इसको एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम तटीय मैदान बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो मैंने कल आपको बताया था कि भारत के टोटल 9 राज्य जो है, यानी कि 9 स्टेट जो हैं, 9 स्टेट जो हैं वो मिले हुए किससे, जिनके पास में तटीय रेखाएं, कोस्टल लाइंस है। 9 स्टेट, सबसे लंबी गुजरात की है, इस बात को आप लोग जानते हैं। और इसी प्रकार से हम देखें तो अलग अलग एरिया जो है उनको हमने क्या कर दिया है, उनको यहां पर क्लासिफाइड कर दिया। यानी कि अगर हम लोग यहां पर जो तटीय मैदान है ना, उनका नाम हमने डिफाइन कर दिया है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक का जो रीजन है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं काठियावाड़ रीजन, काठियावाड़। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा के बीच का जो रीजन है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोंकण, कोंकण रीजन, कोंकण तटीय मैदान। गोवा से लेके कर्नाटक का जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़ तटीय मैदान। ठीक है, कर्नाटक से लेके तमिलनाडु तक का जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है यहां पर मालाबार, मालाबार। ठीक है, मालाबार। ठीक है, ये वेस्टर्न साइड का है। जब आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे तमिलनाडु से लेकर जो आंध्र प्रदेश है उसके बीच का तट कौन सा है, वो तो है यहां पर बेटा कोरोमंडल, उसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल यहां पर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा का जो तट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आंध्रा तट, आंध्र तट यहां पर बोला जाता है। और उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक का तट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यहां पर उत्कल तट, उत्कल तट। इस प्रकार से हम इन तटीय मैदान जो हैं उनको क्या करते हैं, उनको क्लासिफाइड करते हैं। आप इजीली यहां पर आप देख पा रहे हो, क्योंकि जल परिवहन जो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे ट्रांसपोर्टेशन का। और इसमें ये जो तटीय राज्य जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे हम विशाखापट्टनम की बात कर लें, चाहे हम यहाँ पर हल्दिया की बात कर लें, चाहे हम यहाँ पर मार्मुगोआ की बात कर लें। ठीक है, इन सारे बंदरगाहों से भी बहुत सारा व्यापार जो है वो यहाँ पर होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद बच्चों तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है वो आता है यहाँ पर द आइलैंड्स, द आइलैंड्स। ठीक है, यानी कि द्वीप। और मैं तो ये कहूंगा कि द्वीप नहीं, मैं तो इनको द्वीप समूह कहूंगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहूंगा।
ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, या मैं इनको आर्कियोपोलॉजिकल भी कह सकता हूं यहां पर, क्योंकि ये क्रमतर रहते हैं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। भारत में दो प्रकार के द्वीप समूह हैं, एक पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं, जिनको आप लोग अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं, और भारत के पश्चिमी दिशा में द अरेबियन सी, अरब सागर में आपको लक्षद्वीप जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। लक्ष्य का मतलब क्या होता है? लाख, ठीक है। बहुत छोटे छोटे द्वीप जो हैं उनको यहां पर क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इसी के बारे में आपको जानकारी जो है वो यहां पर अब होनी चाहिए। सुनो जरा, ये हमारा टोटल पूरा भारत, यहां पर देखेंगे तो लक्षद्वीप, बहुत छोटे छोटे बिंदु मैं बना देता हूं बहुत सारे यहां पर, इसलिए तो बोला जाता है इसको लक्षद्वीप। अभी मोदी जी ने तो यहां पर जलवायु कर दिया है ना, मालदीव के चक्कर में, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी आप यहां पर देखेंगे। 10 डिग्री चैनल, मैंने कल बताया था आपको, हमारा अक्षांश विस्तार कितना? 8, उसके बाद में 9 और उसके बाद में 10, तो आप देख रहे होंगे यहां पर 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को क्या करता है बेटा? ये अलग कर देता है, 8 के बाद 9, 9 के बाद में 10, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को क्या करता है? अलग करता है। अब सर ये चैनल क्या होता है? किस चैनल की बात कर रहे हो आप यहां पर? आज तक, स्टार प्लस नहीं, चैनल का मतलब होता है अ वाटर बॉडी बिटवीन टू आइलैंड्स। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय पुरुष। मैं जब छोटा था, मैं इंग्लिश चैनल मतलब क्या समझ में नहीं आया। फिर मैंने यहां पर जब यूपीएससी आपको बहुत कुछ सिखाती है भाई, तो चैनल का मतलब क्या है? अ वाटर बॉडी बिटवीन टू आइलैंड्स, और दुआब क्या था? अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स। समझ गए बात को? देखो, आकृति बदली, नाम बदल गया, ठीक है। तो ये 10 डिग्री आप लोग ध्यान रखना, निकोबार, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग यहां पर अच्छे तरीके से कवर करेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग यहां पर सीखेंगे, जानेंगे, ठीक है। ये कावाराती, ठीक है, बंगराम, बित्रा, चैलल, खेल्टन, ये सारी चीजें आप लोग को यहां पर ध्यान रखना। चलो, तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे क्या क्या आज हमने बच्चों यहां पर क्या कवर किया है। आज हमने यहां पर भारत का फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसको हमने कवर किया। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया कितने प्रकार से? सबसे पहले हमने क्या देखा था? नॉर्दर्न माउंटेन्स, उसके बाद में हमने देखा यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद में हमने देखा पेनिनसुलर प्लेटू, उसके बाद में हमने देखा यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर क्या? आइलैंड्स, ठीक है। इनकी विशेषता क्या होती है, कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ, कैसे ये बने, इन सारी चीजों को हमने यहाँ पर देखा, इन सारी चीजों को हमने यहाँ पर जान लिया था। एक एक पॉइंट यहां पर आप प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे सफलता दूर रहेगी आपसे, प्रैक्टिस करना बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? ये सारी चीजों को एक बार रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद में अगर कोई क्वेश्चन बनता है, कोई डाउट बनता है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसकी भी आपको प्रतिक्रिया जो है वो आपको देनी होगी कि भाई आपको समझ में आया, सारी चीजें हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। पूरी तरीके से आप आजाद हैं आर्टिकल 19 का प्रयोग करके, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसी बात के साथ में आज मैं लेता हूं यहां पर विदा। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी कहानी को आज मैं यहीं पर रुकूंगा, मिलूंगा आपसे फिर किसी नए सत्र में नई सारी बातों को लेकर। अपना विश्वास, अपना प्यार, अपना समर्थन बीपीएसएल परिवार के साथ में बनाए रखिएगा। हम जल्दी ही अपनी लड़ाई जो है उसको जीतेंगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग विद मी। भारत माता की